जी। तो फॉर्मली कल भी खैर हमने फॉर्मली तो कल स्टार्ट कर लिया था थोड़ा सा। इसके बाद हम कुछ बेसिक से स्टैंडर्ड देखेंगे आज, और उसके बाद नो डाउट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब तक इनका पता ना हो आप आगे जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं उनको आप ठीक तरह से कर। आई नो आपको आता होगा, मैं ये नहीं कहता आपको नहीं आता, आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा IAS16 आता होगा। क्योंकि आपने 3 दफ़ा कैफ में 3 अकाउंटिंग इंट्रो है और फिर FAR1 है और फिर FR2 है ना, 3 दफ़ा पढ़ा होगा आपने। तो कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं दैट वेरी कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो बड़े बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, जो हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल है। IAS16 एक ऐसा स्टैंडर्ड है वो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के बगैर ऑपरेट करती हो। सही, दुनिया में शायद ही कोई कंपनी हो अनलेस उसने सारा कुछ ही अपना लीज पे ना किया हो, और वो भी वो वाली लीज जो कि बुक्स में अकाउंटेड फॉर नहीं है, वरना अगर वो बुक्स में अकाउंटेड फॉर है तो राइट ऑफ यूज एसेट उसने, तो मोर और लेस 99.9% कंपनीज में ये एप्लीकेबल। इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है वो भी बड़ा बेसिक है, बट वो हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सर्विसेज कंसर्न होती है उनकी इन्वेंट्री नहीं होती, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती है उनकी इन्वेंट्री होती है। सही, तो सर्विसेज, बट ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपकी हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्लाई हो रहा होता है। सही, बड़ा बेसिक सा स्टैंडर्ड है, आसान है। ये पढ़ाने का मकसद ये है कि यहाँ से हम मेनली पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस ने आगे फिर हमारे इंटेंजिबल एसेट्स में भी आना है, फिर हम जब इम्पेयरमेंट पढ़ेंगे उसमें भी इसने आना है, फिर हम जब IFRS 5 पढ़ेंगे नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्पोजल, वहाँ पे भी उसका आना है। यानी आगे का फिर जब डेफर टैक्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्सेस का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, वहाँ पे भी रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा। इस वजह से पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा कि आपको आता है, मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहली दफ़ा पढ़ना है, राइट। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले है टेंजिबल आइटम्स। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का टेंजिबल आइटम, इसका मतलब है कि हर वो आइटम जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो इस स्टैंडर्ड में फॉल करेगा। बट उसके लिए स्टैंडर्ड में फॉल करने के लिए सिर्फ टेंजिबल होना जरूरी नहीं है, उसके साथ अगली जो 2 कंडीशंस हैं वो भी आपका फुलफिल होना जरूरी है। तो हर टेंजिबल आइटम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री हम बात करें तो वो भी टेंजिबल होती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे जो नेक्स्ट जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं कर रही। तो टेंजिबल आइटम, हर वो आइटम, टेंजिबल का वही जो डिक्शनरी मीनिंग है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, एडमिन पर्पस, सेल ऑफ गुड्स एंड रेंटल टू अदर्स। तो ये 4 चीजें, अगर कोई टेंजिबल आइटम इन 4 पर्पसेस में से किसी एक में या सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रही है तो हम उसको कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में फॉल करेगी। सही। प्रोडक्शन पर्पस की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है। जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। जो फैक्ट्री की लैंड है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है। यानी जो इन शॉर्ट जो मिल्स या प्लांट या फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में। अगर हम फैक्ट्री पे पड़े हुए कंप्यूटर्स की, फर्नीचर्स वगैरह की बात करें तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में। बट इन एनी केस वो सारी की सारी फैक्ट्री के जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड प्रोडक्शन है। तो वो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है कोई टेंजिबल आइटम, या सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब है कि आपके ऑपरेशंस का नेचर फॉर एग्जांपल ऐसा है कि आपको डिलीवरी करना पड़ता है गुड्स की, और उसके लिए आपने कुछ व्हीकल्स रखी हुई हैं। सही, तो वो व्हीकल्स जो सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल हो रही हैं या सेल ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल हो रही हैं वो हमारी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में ही फॉल करेंगी। सही। रेंटल्स, अगर आपने अब रेंटल्स का जो कॉन्सेप्ट है, रेंटल्स का कॉन्सेप्ट 3 स्टैंडर्ड के साथ लिंक्ड है। सही। IAS16 में भी वो कहता है कि अगर आपने कोई एसेट रेंट आउट करना है तो वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में फॉल करेगा। एक स्टैंडर्ड है आपके सिलेबस में नहीं है, पहले होता था सिलेबस में, फिर उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, प्रॉब्ली आपने शायद कैफ में पढ़ा हो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक स्टैंडर्ड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, IAS40 है। सही। वहाँ पे भी रेंटल्स की बात करता है। वहाँ पे वो बात करता है कि अगर आपने लैंड और बिल्डिंग या दोनों अगर आपने रेंटल पर्पस के लिए रखी हुई हैं तो वो IAS40 में फॉल करेंगी। इसका मतलब है कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा कोई चीज़ रेंट आउट हो रही है तो वो IAS, यानी अगर आप मशीनरी रेंट आउट कर देते हैं तो मशीनरी रेंट आउट करेंगे तो वो IAS40 में नहीं आएगी। मशीनरी अगर आप अपनी रेंट आउट करते हैं तो वो IAS16 में आएगी। क्लियर? प्रोवाइडेड वो लीज नहीं है।
अगर वो लीज है तो फिर तो वैसे ही स्टैंडर्ड से निकल गई ना, क्योंकि अगर एक कंपनी है उसने लीज पे एक एसेट दे दिया है तो वो बाय ऑल मीन्स वो लेसर बन गया, और जिसको दिया गया है वो लेसी बन गया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो है ना लीज का, लेसर या लेसी का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। लेसर क्या होता है, जो एसेट जिसका होता है, और लेसी जो एसेट को इस्तेमाल कर रहा है, डिटेल में हमने पढ़ना है, सही। तो वो भी जाहिर है लेसी उस एसेट को इस्तेमाल करने के रेंटल पे कर रहा है। तो कहने का मकसद है जो रेंटल का कॉन्सेप्ट है एसेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड, ये 3 स्टैंडर्ड बेसिकली इसको डील करते हैं। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में भी बात करता है उसकी, IAS 40 में भी बात करता है रेंटल्स की, एंड देन लीज में भी बात करता है इंस्टॉलमेंट्स की, सही। तो अगर तो लैंड एंड बिल्डिंग है, आपने रेंटल पर्पस के लिए रखी है या रेंट आउट कर दी है, तो वो IAS 16 में फॉल नहीं करेगी, वो हमेशा IAS 40 में जाएगी। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने रेंट आउट की है और वो लीज नहीं है, यानी रिस्क एंड लॉट्स आपने ट्रांसफर नहीं किए, उस ट्रांजैक्शन का नेचर ऐसा है कि वो लीज नहीं है, तो वो IAS 16 में फॉल करेगी। और अगर वो ट्रांजैक्शन का नेचर इस तरह से बन, क्योंकि लीज एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है, जाके हम उसमें देखेंगे पे कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो लीज बनती हैं, सही। तो अगर वो लीज नहीं बन रही तो IAS 16 में आ जाएगी, अगर वो लीज बन रही है तो वो IFRS 16 में चली जाएगी। क्लियर। तो ये इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बड़ा आसान है कि लैंड एंड बिल्डिंग हो रही है तो वो IAS 40 में चली जाएगी, प्लांट मशीनरी रेंट आउट हो रही है, और अगर वो लीज नहीं है, सही, तो फिर वो IAS 16 में आ जाएगी। और अगर वो लीज है तो फिर IAS 16 से भी। और अगर देखिए अगर वो लीज बन गई है तो फिर वो एसेट हमारी बुक्स में रहना ही नहीं है। लेसर ने अगर एक एसेट लीज पे दे दिया है और वो लीज की डेफिनेशन, लीज की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो फिर वो लेसर की बुक्स में नहीं रहेगा, फिर वो किसकी बुक्स में चला जाएगा, लेसी की बुक्स में चला जाएगा। और लेसी ने जो उसकी अकाउंटिंग करनी है, फिर वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वाली नहीं करनी, उसे राइट ऑफ यूज एसेट वाली करनी है, वो IFRS 16 वाली जो है उसने अकाउंटिंग करनी है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि कन्फ्यूजन के लिए, कि कन्फ्यूज हो सकता है बंदा कि यार ये रेंटल तो वहाँ भी लिखा है, वहाँ भी लिखा है, वहाँ भी लिखा है। तो ये थोड़ी सी इसमें डिस्टिंक्शन है कि रेंटल्स जो है वो जरूरी नहीं कि हर रेंट आउट हुआ एसेट IAS 16 में आएगा या IFRS 16 में, IAS 40 में आएगा, हर एक की अपनी कंडीशंस हैं। IAS 40 जो है वो सुपरसीड करेगा IAS 16 को, कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग रेंट आउट कर रहे हैं तो वो कभी भी IAS 16 में नहीं रहेगी, वो हमेशा IAS 40 में जाएगी। एंड लास्ट वन इज एडमिन पर्पस, कि आपके हेड ऑफिस के जितने भी हैं, जो हेड ऑफिस की गाड़ियाँ हैं, हेड ऑफिस का फर्नीचर है, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, आपके सर्वर्स वगैरह हैं, जितने भी फिक्स फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हैं, सारे के सारे आपके एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। क्लियर। तो टेंजिबल आइटम जो कि इन 4 में से किसी एक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो भी वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। और अगर वो सारे पर्पसेस के लिए, यानी कोई एक ऐसी गाड़ी है वो फैक्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं, बाद में वो गुड्स डिलीवर करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और डायरेक्टर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कहने का मकसद ये है वो सारे पर्पस के लिए भी एक एसेट इस्तेमाल हो सकता है, या हर पर्पस के लिए सेपरेट एसेट भी रखा जा सकता है। बट इन एनी केस वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट मींस IAS 16 में फॉल करेगा। एंड लास्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, और 1 साल से ज़्यादा इसकी लाइफ होगी तो वो IAS 16 में फॉल करेगा। अगर 1 साल के अंदर अंदर उसने कंज्यूम हो जाना है तो फिर वो वैसे ही हमारा एक्सपेंस हो जाता है। यानी 1 साल अगर एक ऐसी चीज़ है, प्लान जिस तरह अगर हम बात करें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम्स की बात करें तो वो टेंजिबल आइटम्स हैं। अगर हम अपने ऑफिस के लिए पेन, पेंसिल्स और स्टेशनरी वगैरह परचेज करते हैं तो वो पहले वाली कंडीशन पूरी कर रहा है, टेंजिबल आइटम है, पेपर है, पेंसिल है, पेन है, टेंजिबल आइटम है, और वो एडमिन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर। इस वजह से IAS 16 में उसको हम लोग कभी नहीं, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सपेंस। और वैसे भी 1 साल के अंदर अंदर जो भी चीज़ कंज्यूम होनी हो उसको हम एक्सपेंस आउट ही करते हैं, उसको हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते। ठीक है। तो IAS 16 में फॉल करने के लिए ये दोनों कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। क्लियर। सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी स्टैंडर्ड की डेफिनेशन बेसिकली स्कोप डिफाइन करती है किसी भी एसेट का। अब ये डेफिनेशन पढ़ ली है तो हमारा माइंड क्लियर हो गया है कि जो ये कंडीशंस को फुलफिल करेगा एसेट, वो उसकी अकाउंटिंग इस स्टैंडर्ड में फॉल करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा तो वो एसेट ही नहीं है। हम एसेट की बात नहीं कर रहे। एसेट हो सकता है एक चीज़, बट हो सकता है वो IAS 2 में फॉल कर रही हो सकता है वो IFRS 5 में फॉल कर रही हो सकता है IAS 38 में जा रहा हो, IFRS 9 में जा रहा हो, IAS 40 में जा, क्योंकि एसेट से रिलेटेड काफ़ी स्टैंडर्ड है। हम स्टिक करेंगे IAS 16 की हद तक, अभी तक के डिस्कशन के मुताबिक। सर ये थोड़ा सा इसी पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन है कि ये जो कटलरी और ये जो क्रॉकरी होती है इसका क्या करेंगे कंज्यूमेबल्स में? देखिए मटेरियलिटी का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अब वैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं, एक पेपर वेट
एक ज़माने में होता था। अब तो खैर एसी लगे होते हैं, पंखे तो लगे नहीं होते। अभी सरकारी ऑफिस में जाए तो अभी वो पेपर वेट पड़े होते हैं कि जो पेपर को उड़ने से बचाने के लिए वो वेट जो है ना, सही है। अब बाय ऑल प्रैक्टिकल मीन्स एंड बाय ऑल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट बनता है। वो एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल भी हो रहा है, टेंजिबल भी है, और वो पेपर वेट तो 15 साल जो है कहीं नहीं जाता, सही है। तो एक बंदा कहे कि मैंने इसको कैपिटलाइज करना है, ये तो डेफिनेशन फिल कर रहा है। मटेरियलिटी का भी ये कॉन्सेप्ट है, तो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपने जहन में रखना है। आज लेके आया तो वो 42,000 के जाना बर्तन ही थे यार, कहता जी क्या करना है, ये कंज्यूमेबल देखिए। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट एक चीज़, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मेरी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसमें ऑफिस इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करूं, उसमें ऑफिस इक्विपमेंट्स की कॉस्ट आ रही है फॉर एग्जांपल 500 मिलियन, उसकी WDV उसकी वैल्यू जो है मेरे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्केड्यूल में 500 मिलियन का ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है, सही है। और मैं एक क्या लेके 3500 रुपये या 4000 का प्रिंटर लेके आता हूँ और मैं उसको मैं कैपिटलाइज करूँ, लॉजिक नहीं क्यों बनती ना। 500 मिलियन में उस 10,000 का इवन प्रिंटर है उसकी 0.1% में नहीं बनती, तो देयर इज नो पॉइंट। हाँ, ये हो सकता है कि आपने 50 प्रिंटर खरीद लिए हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ गई है, तो वो एक मटेरियल अमाउंट शायद बन जाए। 100 प्रिंटर खरीद लिए हैं, 100 कंप्यूटर इकट्ठे आपने एक डील कर ली है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कर सकते हैं। बट फिर भी कंप्यूटर्स वैसे भी नहीं करने चाहिए, ये साल ही इनकी लाइफ होती है। वैसे तो 33% पे लोग कैपिटलाइज करते हैं, इस वजह से लोग कैपिटलाइज कर लेते हैं, यार 1 साल में क्या इतना खर्चा आ जाएगा, अच्छा इसको 3 साल में कर दे। बट टेक्निकली स्पीकिंग वो 3 साल में नहीं चलते हैं। लैपटॉप वगैरह जो होते हैं 1 आधा साल ही चलते हैं, उसके बाद वैसे भी मॉडल चेंज होता है, बंदे का दिल करता है मैं चेंज ही कर लूँ। अच्छा, ये भी फिर डिपेंड करता है कि आप कंपनी में कहाँ पे हैं। मेरा दिल कर मैं नहीं कर लेता तो हाँ, लेकिन फिर भी एनीवेज जिस तरह हमारी कंपनी, तो उसमें हम नहीं करते कंप्यूटर्स को कैपिटलाइज, कंप्यूटर्स प्रिंटर्स और इक्विपमेंट्स वगैरह को हम नहीं कैपिटलाइज करते, क्योंकि हमारे एसेट्स की बिलियंस में जो है वो वैल्यू है। तो और फिर देखें, एक चीज़ होती है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ चले जाएंगे। एक चीज़ होती है कि उसकी मेंटेनेंस, एक रिकॉर्ड है उसकी एक मेंटेनेंस। हमारे यहाँ पे तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है इस चीज़ का, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अगर एक आप अच्छे अकाउंटिंग इन्वायरमेंट की बात करें, एक अच्छे सिस्टम की बात करें, तो आपका एक फिक्स एसेट शेड्यूल होगा जिसमें उस एसेट की प्रॉपर ट्रैकिंग होगी कि ये एसेट कब खरीदा गया, किसके लिए, यूज़र कौन है इसका, कहाँ पे इसकी लोकेशन है, इसका बार कोड। हर एक एसेट में अगर आप देखें अच्छी कंपनीज में तो एसेट्स पे बार कोड भी लगे होते हैं, बार कोड होगा, मतलब उसका पूरा ट्रैक होगा कि वो कब खरीदा गया, उसके पे इस साल ये डेप्रिसिएशन लगी। तो अगर टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैंने 5,000 का एक या 10,000 का प्रिंटर एक लिया है या 30,000 का एक कंप्यूटर ले लिया है, डेस्कटॉप कंप्यूटर ले लिया है 30-40,000 का, तो उसके रिकॉर्ड मेंटेनेंस की एक कॉस्ट है, टाइम भी इन्वॉल्व है, कॉस्ट के वो 3 साल में हो सकता है कि मैं वो डेटा एंट्री एक ऑपरेटर फिक्स एसेट के लिए रखना पड़े, उतनी उसकी सैलरी उससे ज़्यादा हो जाए जितनी उसकी टोटल उसकी कॉस्ट बन जाएगी 3 साल की। सही है। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करने होते हैं, सिर्फ यह नहीं होता कि बस यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, यहाँ पे तो डेटा एंट्री का इतना मसला नहीं है। यहाँ पे तो आपको बेचारा बी कॉमर जो है वो 25-30 हज़ार में, हालांकि मिनिमम वेज 25,000 है, तो बी कॉमर भी बेचारा 25-30 हज़ार में, आप अपने हिसाब लगा लें आर्टिकल्स वालों का। सॉरी, मैंने आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैं भी इसी उससे मैं आपको पता मेरा पहला स्टाइपेंड कितना था? मेरा पहला स्टाइपेंड था 1980, 1980 रुपये। आई एम टॉकिंग अबाउट 2004। उस वक्त जब हम मॉड्यूल ई क्वालिफाई करते थे ना, तो हमारा होता था 4,000, और जब आप क्वालिफाई कर लेते थे आर्टिकल्स में तो आपका होता था 11,000। खैर उस वक्त डेफिनेटली इन्फ्लेशन लेवल भी वो नहीं थे, उस वक्त ज़ाहिर खर्चे भी उस तरह से नहीं थे, बट ये हमेशा से ये स्टूडेंट वो वाली लाइफ हमेशा से हर एक के लिए मुश्किल ही थी। सही है। तो आप खुद देख लें, यहाँ पे डेटा एंट्री लॉज नहीं है, लेबर लॉज नहीं है। यहाँ पे आप गौरव के मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे पर आवर बेसिस पे आपको पे करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि जी अच्छा चलो, जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उन बेचारों को एक्सप्लॉइट करके तो वो सस्ते काम करवा लेते हैं। अगर $8 $10 का है तो उनको $2 $4 दे के वो बेचारे भी इलीगल होते हैं, बेचारे काम कर लेते हैं, बाहर पीछे पैसे भेजने होते हैं। इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी जो हैं, अगर लीगली देखा जाए तो एक कॉस्ट है उसकी। मगर आपने $8 या $10 1 घंटे का देना, और अगर 8 घंटे एक बंदा काम कर रहा है $80-90, तो पाकिस्तान में देखें कितने पैसे बनते हैं। इतनी तो महीने की तनख्वाह नहीं होती लोगों की यहाँ पे पाकिस्तान में, बेचारे जो वर्कर क्लास होती है।
ऐसी है ना। तो देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखने होते हैं जब भी आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब है नहीं है कि बस मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट इसी वजह से आया कि प्रिंटर अगर मैं कैपिटलाइज करूंगा या नहीं कैपिटलाइज करूंगा तो 1 बिलियन के एसेट्स में उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है कि यूज़र ने इस बेसिस पे डिसीजन चेंज कर देना। वही हो 10,000 तक कंप्यूटर एक्सपेंस आउट कर देता है। मैंने उस कंपनी का शेयर ले इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने ओवरऑल पिक्चर देखनी है किसी स्पेसिफिक। क्लियर है? तो ये है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इसका स्कोप ये है। अब कोई भी एसेट की अगर हम बात करें, किसी भी प्रॉपर्टी किसी भी एसेट की हम बात करें तो उसकी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स है। मेजरमेंट का मतलब है कि उसने किस वैल्यू पे आपकी बुक्स में काउंट फॉर होना है। क्लियर? किसी भी एसेट है वो हर दो तरह की मेजरमेंट्स होती हैं। एक होती है इनिशियल मेजरमेंट और एक होती है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सिक्वेंट। इनिशियल मेजरमेंट पहले दिन एसेट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब कि हर जो रिपोर्टिंग डेट आएगी उस पर किस वैल्यू पे एसेट रिकॉर्ड हो रहा है। इनिशियली प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में कोई भी एसेट है वो हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड, कोई भी एसेट है। सही। एंड व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हर वो चीज़ जो एसेट को एक्वायर करने के लिए दी गई है, जो कंसिडरेशन पे की गई है, उसकी फेयर वैल्यू जो है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। सही। वो कैश दिया गया है, चेक दिया गया है, या कोई एसेट दे के एसेट एक्सचेंज ऑफ एसेट किया गया है तो उस जो एसेट दिया गया है उसकी फेयर वैल्यू क्या है, वो टोटल मिला के कॉस्ट बनती है। अगर इसको फर्दर डिग डाउन करें एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक चीज होती है परचेज कॉस्ट, एक चीज होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है प्रोविजन फॉर डिसमेंटल। ये 3 चीजें मिलके हमारी कॉस्ट बनती है। सही। परचेज कॉस्ट में क्या क्या आता है? परचेज कॉस्ट में आता है जी परचेज प्राइस जो उसकी इनवॉइस प्राइस है, प्लस ड्यूटीज अगर इंपोर्ट वगैरह है, प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस माइनस रिबेट्स एंड डिस्काउंट्स। तो परचेज कॉस्ट डजंट मीन परचेज प्राइस। परचेज कॉस्ट मीन्स परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज अगर कोई ड्यूटीज वगैरह, प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस किसी भी एसेट के लिए परचेज किए जाए उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। यानी अगर इन्वेंट्री भी अगर होती तो उसके लिए भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस पे किए जाते तो वो भी इसकी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। जो रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं वो करंट एसेट होते हैं हमारा। अगर वो सेल्स टैक्स है तो सेल्स टैक्स रिफंडेबल एसेट हो जाएगा, अगर वो इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स रिफंडेबल आ जाएगा। सही। और अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो वो उस जिस एसेट से रिलेटेड है उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट की अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन उसको करूँ कि डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है या क्या क्या आता है तो शायद कभी ना कंप्लीट लिस्ट बना सकूं। सही। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। डायरेक्ट कॉस्ट, हर वो कॉस्ट डायरेक्ट है जो कि एसेट से रिलेटेड है कि अगर वो मैं एसेट को परचेज या कंस्ट्रक्ट ना करूं तो वो कॉस्ट ना इनकर हो, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है। यानी इसको स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में अगर हम बात करें, टेक्निकल वर्ड्स में बात करें तो इसको आसान भाषा में इस तरह से कहूँगे, हर वो कॉस्ट जो एसेट को उसकी कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए ज़रूरी है। कौन सी कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए? जिसकी मैनेजमेंट की इंटेंशन थी। यानी एक मैनेजमेंट की इंटेंशन होगी कि एक फलानी मशीनरी आएगी, वो फलानी जगह पे जाके इंस्टॉल होगी और उसके बाद ये हमें प्रोडक्शन देनी शुरू कर देगी। तो जब तक वो प्रोडक्शन ना देनी शुरू करे तब तक की जितनी कॉस्ट है उसको हम लोग
कैपिटलाइज कर देते हैं, उसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक एसेट को रेडी फॉर यूज ना हो जाए, रेडी फॉर यूज, और कौन सा यूज? जिस यूज की मैनेजमेंट की इंटेंशन है, मैनेजमेंट ने जिस यूज के लिए इसको इंटेंड किया है, तब जब तक वो काम नहीं हो जाता, या इन शॉर्ट जब तक एसेट प्रोडक्शन नहीं देना शुरू कर देता, तब तक की सारी कॉस्ट को हम लोग बियर इन माइंड। इस पे एबनॉर्मल लॉसेस जो है वो कभी कैपिटलाइज नहीं होते। एबनॉर्मल लॉसेस हो सकते हैं, या ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, रीलोकेशन कॉस्ट ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती। सही है, एबनॉर्मल लॉसेस वैसे ये कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए, कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते। सही है। ट्रेनिंग कॉस्ट एक एसेट है, आपने मशीनरी इंस्टॉल की, वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, उसको चलाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपने अपने बंदों को भेजा ट्रेनिंग के लिए, वो ट्रेनिंग करके आए, तो वो जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो एसेट की कॉस्ट में कभी नहीं आती। सही है। अगर आपने गाड़ी परचेज़ की है, एक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, और आपने लाइसेंस बनवाया है, और लाइसेंस बनवाने की जितनी कॉस्ट है, या आपने ड्राइविंग सीखी है उसकी जितनी कॉस्ट है, वो व्हीकल की कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं हो सकती। लॉजिकल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेनिंग कॉस्ट होती है वो एसेट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ नहीं कर रही, वो ह्यूमन बीइंग की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रही है। कंट्रोल में नहीं होता उसमें। एग्जैक्टली। और ह्यूमन बीइंग ऐसे नहीं कंट्रोल होता। ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, एक चीज़ होती है प्रोडक्शन की, जो मैं बात कर रहा था, एक चीज़ होती है इसमें ट्रायल रन लॉसेस, वो भी कैपिटलाइज होते हैं। ट्रायल रन लॉसेस देखें, जब भी एसेट बनता है, एक एसेट आपने इसमें लीगल फ़ी आ जाती है, इंस्टॉलेशन फ़ी आ जाती है, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेजेस, साइट प्रेपरेशन फ़ी, हर एसेट की अपनी कॉस्ट होगी। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं कि जो पहले दिन से ही आपको आपकी रिक्वायर्ड क्वालिटी और रिक्वायर्ड क्वांटिटी देना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप परचेज़ किया, तो मैंने घर ला के इसको ऑन किया और उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। पहले दिन से ही उसकी परफॉर्मेंस या उससे काम लेना मैंने शुरू कर दिया। बट अगर एक प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, कुछ मशीनरी ऐसी होगी कि शायद पहले दिन से ही वो चलनी शुरू हो जाए, आया आपने स्विच लगाया, ऑन किया और वो काम शुरू हो गया। लेकिन अगर हम बड़ी बड़ी मशीनरीज की बात करें तो उसकी इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। सही। तो इंस्टॉलेशन की जितनी कॉस्ट होती है वो हम लोग कैपिटलाइज करते जाते हैं। क्लियर। उसमें इंस्टॉलेशन में जितनी उस पर स्टोर्स एंड स्पेयर्स लग रहे हैं वो कैपिटलाइज हो रहे होंगे, जितनी केबल्स लग रही हैं वो प्लांट मशीनरी की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो रही होंगी, जो आप जो इंस्टॉल करने आए हैं उनके जो पैसे वगैरह हैं वो सारे, उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो सारी कैपिटलाइज हो रही होगी, उनकी जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग है वो सारी कैपिटलाइज हो रही होगी। क्लियर। तो वो सारी चीज़ें जब तक एसेट किस रेडी फॉर यूज़ नहीं हो गया। अब एसेट इंस्टॉल हो गया, सारा रेडी फॉर यूज़ हो गया। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं कि जो पहले दिन से ही आपको रिक्वायर्ड क्वालिटी और रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं देते। सही। उनको एट टाइम सप्लायर सजेस्ट कर देता है, एट टाइम कंपनी को पता होता है कि इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए ट्रायल रन पे चलाना पड़ेगा। क्लियर। तो ट्रायल रन पीरियड के जितने लॉसेस होते हैं वो हम कैपिटलाइज करते हैं, उसकी प्रोडक्शन को हम ट्रायल रन प्रोडक्शन कहते हैं। वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, एसेट टू एसेट वेरी करता है। कोई एट टाइम सप्लायर कहता है जी इसको पहले 2 महीने पे चलाएं ताकि मशीन के लिए पंजाबी में हम कहते हैं मशीन रवां करने वाली। क्लियर। बाइक लेते हैं तो आप उसकी पहले वो क्या करते हैं, रनिंग पूरी करते हैं जो भी है, तो वो बेसिकली ट्रायल रन हो रहा होता है उसका। सही। तो उस पीरियड में जितना, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि टेक्निकली स्पीकिंग उस पीरियड में जितना पेट्रोल शेट्रोल जितने भी खर्चे वगैरह हो रहे हैं आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। सही। मशीनरी में तो क्योंकि ये बाइक वगैरह तो इतना वो इंडिविजुअल है, लेकिन अगर हम बात करें प्लांट एंड मशीनरी वगैरह की, वो चीज़ों की, तो उसमें जितना भी हमारी प्रोडक्शन आ रही होती है ट्रायल रन की, वो ट्रायल रन पीरियड 15 दिन हो सकता है, महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, इवन 6 महीने भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑपरेशन। हर कंपनी के ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट है, हर कंपनी के मशीनरी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और हर कंपनी के मशीनरी का ट्रायल रन पीरियड जो है वो डिफरेंट हो। तो ट्रायल रन पीरियड की जितनी प्रोडक्शन होगी उसकी एक कॉस्ट होगी, फिर वो बिकेगी, उसकी एक सेल प्राइस आएगी, तो वो नेट करके अगर लॉस है तो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और अगर गेन है तो एसेट की कॉस्ट में से लेस हो जाएगी। ट्रायल रन पीरियड में जितना गेन लॉस है वो P&L में नहीं जाता। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो सेल्स होती है उसको P&L में ले जाते हैं, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है उसको P&L में ले जाते हैं, पूरा प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन जो ट्रायल रन पीरियड की सेल्स है वो सेल्स में नहीं जाती। ट्रायल रन पीरियड की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट P&L में नहीं जाती, बल्कि उसको नेट करते हैं, और नेट करके एसेट की कॉस्ट के साथ या ऐड कर देते हैं या एडजस्ट कर देते हैं। अगर गेन है तो एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट हो जाएगा, अगर लॉस है तो एसेट की कॉस्ट पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये
होती है डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि एसेट को उस कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए ज़रूरी है जो कंडीशन और लोकेशन की मैनेजमेंट की इंटेंशन है। इन शॉर्ट रेडी फॉर यूज़ तक की जितनी कॉस्ट है हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉसेस, ट्रेनिंग कॉस्ट, रिलोकेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। क्लियर है? सर ये रिपीट कीजिएगा, एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉसेस, एडमिन कॉस्ट नहीं आएगी, ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं आएगी, रिलोकेशन कॉस्ट नहीं आएगी, एबनॉर्मल लॉसेस नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट। स्टोरेज कॉस्ट नहीं आएगी अनलेस वो नेसेसरी है। अच्छा ये इंश्योरेंस आएगी, ट्रांजिट इंश्योरेंस आएगी, जो नेसेसरी नहीं होती, मतलब ये जो इनलैंड वाली होती है, ट्रांजिट इंश्योरेंस ट्रांजिट आएगी। इंश्योरेंस आएगी ना, अगर उसको एसेट आ रहा है उसकी इंश्योरेंस करवाइए। हाँ, ट्रांजिट इंश्योरेंस होती है। ये जो इनलैंड की जो नेसेसरी नहीं होती वो तो नेसेसरी होती है ना, बाकी जो लाने के लिए तो इंपोर्ट कराने के लिए, लेकिन जो इनलैंड होती है नहीं, वो भी अगर एसेट ना आता तो मैं ना करवाता। नहीं, मेरा मतलब है कि अवॉइड कर सकते हैं ना उसको। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ये कॉस्टिंग का कंसल्टेंट कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ठहरे, उसको इंश्योरेंस को अगर हम आगे ना करें वो तब भी तो ना कराएंगे तो फिर नहीं आएगी। नहीं वो उसके बगैर भी तो आ सकता है ना इनलैंड में, मतलब पोर्ट में देखें एसेट बाय किया, सही है, अगर एसेट बाय ना करूं तो वो आएगी इंश्योरेंस। हाँ, मैं कह रहा हूँ इंश्योरेंस हम अवॉइड भी तो कर सकते हैं। मैं चंदा ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं एसेट नहीं खरीदता तो इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, डायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो ये तो आपने इस तरह से देखना, एसेट नहीं खरीदूंगा तो नहीं कॉस्ट होगी, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्टिविटी है। बाकी आप अवॉइड तो कितनी सारी कॉस्ट है, आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी अवॉइड कर सकते हैं। 3 फिटर चाहिए था, आपने 2 रख लिए, क्या ख्याल है? आप लोगों ने कहा यार 2-2 घंटे एक्स्ट्रा ला लेना, ओवर टाइम ले लेना, बजाय से कि 8 घंटे तक बंदा रखिए तो उसी 2-2 घंटे ला लेना। आपकी केबल्स जो है वो महंगी वाली लगनी थी, आपने सस्ती लगा ली। ये कॉस्ट अवॉइड, इस तरह तो कॉस्ट काफ़ी सारी अवॉइड हो सकती है, सही है ना? देखना यह है कि अगर मैं ना खरीदूं या ना कंस्ट्रक्ट करूं या ना इंस्टॉल करूं तो ये होगी या नहीं होगी, ये देखना है, सही है? वरना तो मैं वो जो मेरीन इंश्योरेंस है वो भी मैं अवॉइड कर सकता हूँ, मैं ना कराऊं, मैंडेटरी थोड़ी, वो भी मैंडेटरी तो नहीं होती, मैंडेटरी नहीं मेरीन पे कोई होती है, मतलब बोर्ड पे आने के लिए ना कराएं। वो उसके बगैर तो मैंने सुना था कि वो जीडी वगैरह नहीं बनती। और नहीं क्या हो गया, और नहीं तो वैसे नुकसान से बचने के लिए करवा ली जाती है कि यार वो जरूरी तो नहीं होती। चले आगे। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या रेस्टोरेशन ऑफ साइट, डिसमेंटलिंग और रेस्टोरेशन ऑफ साइट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि IS 37 के साथ भी रिलेटेड, क्योंकि प्रोविजन को डील करता है IS 37, सही। पहली बात तो ये है कि होती क्या है, होती ये है कि अगर आपने जब एसेट की यूज़फुल लाइफ ख़त्म होगी तो उस साइट को रिस्टोर करना है, उस प्लांट को डिसमेंटल करना है, आपकी ऑब्लिगेशन है, तो आपने एस्टिमेट करना है कि मुझे एट द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, उसके बाद मुझे कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। नॉर्मली ये माइंस वगैरह में होता है, जो माइनिंग कंपनीज होती हैं, मैं कॉल ले लूँ प्लीज़। तो माइंस वगैरह में होता है कि ऐसा नहीं होता कि आप माइन की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ज़ाहिर आप खुदाई कर रहे हैं, एक्सकेवेशन वगैरह कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और 5 साल या 10 साल बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्ट या लीज़ ख़त्म हुई है, आप उस साइट को ऐसे ही छोड़ें और आगे जाके अगली माइनिंग शुरू कर दें, ऐसे नहीं होता। आपने उस ज़मीन को या जिस जगह पे माइनिंग कर रहे हैं, जिस जो भी है एरिया को, उसको आपने रिस्टोर करना होता है, ठीक है? आपकी ऑब्लिगेशन है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लिखा जाता है कि आपकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है, लीगल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, लेकिन आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपने उस साइट को रिस्टोर करना है। क्लियर? तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कोई ऐसी आपकी ऑब्लिगेशन है कि जब एसेट की यूज़फुल लाइफ ख़त्म होगी तो आपको साइट को रिस्टोर करना पड़ेगा, या प्लांट को डिसमेंटल करने के लिए आपकी कोई कॉस्ट आएगी। तो हम बात करते हैं केमिकल्स का एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, तो उसकी जो है स्ट्रक्चर इस तरह से है कि गवर्नमेंट कहती है जी जब आपने इसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म होगी, इसको एक पर्टिकुलर मेथड है, उससे आपने इसको डिसमेंटल करना है। ऐसे नहीं है कि आप इसको जला के तो पिघला के तो कोई भी चीज़ में कर दें, इससे
पोल्यूशन है या एनवायरमेंटल को ख़तरा है या जो भी सही है, अब ये उसको डिसमेंटल करने पे जो भी कॉस्ट आएगी वो आपकी ऑब्लिगेशन है। अगर आप आज इस एसेट को डिसमेंटल करते हैं तो आपको आज भी पे करनी पड़ेगी, इनकम करनी पड़ेगी, साइट को रिस्टोर करना पड़ेगा। अगर आप 15 साल बाद करेंगे तो 15 साल बाद भी आपको, तो वो आपकी ऑब्लिगेशन है, वो आज करें या 15 साल बाद करें आपकी एक ऑब्लिगेशन बन गई है। तो हम एस्टिमेट करते हैं कि हमने कब करनी, हमें लगता है जी यूज़फुल लाइफ 10 साल है तो 10 साल बाद जाके हम लोग एसेट को डिसमेंटल करेंगे और उस पर इतनी कॉस्ट आएगी। दिस इज़ कॉल्ड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सही, तो स्टैंडर्ड कहता है कि वो आपके एसेट की इनिशियल कॉस्ट का पार्ट है। सही, अब चूंकि ये प्रोविजन है, अभी तो पे नहीं करना ना, पे तो करना है 10 साल बाद। अब एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बात करने लगा हूं ये मैं तकरीबन को 100 दफ़ा रिपीट करूंगा इस पूरे सेशन में, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये पूरी की पूरी रिपोर्टिंग में आप जहां भी ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे ही ट्रीटमेंट सेम आएगा। सही है बात। स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि जो भी आपकी पेमेंट या रिसीट बियॉन्ड 1 ईयर है, 1 साल या 1 साल के बाद है, वहीं पे ही आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर करना है। यानी अगर आपको लगता है कि आपने किसी पार्टी को 1 लाख रुपया 5 साल बाद देना है तो आपने 1 लाख रुपये से एंट्री नहीं करनी, आपने ये एंट्री नहीं करनी। फॉर एग्जांपल किसी पार्टी का एक्सपेंस था तो आपने एक्सपेंस को 5 लाख से डेबिट कर लिया और पेबल को 5 लाख से क्रेडिट कर लिया, नहीं। वो कहता है कि 5 साल है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेजर करें, उस 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है ना, P = ये फॉर्मूला याद भी करना पड़ेगा, ये बड़ी जगह काम आना है, याद होगा डेफिनेटली। सही, तो आपने उस जो भी 5 लाख पे कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट रेट लगाएं, जो भी हम आपका रेट -5 करें तो जो अमाउंट आएगी आपने उससे एंट्री करनी। ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग में यही कॉन्सेप्ट है कि जो पेमेंट या रिसीट बियॉन्ड 1 ईयर है, या आपने पैसे लेने हैं या आपने पैसे देने हैं। आगे जाके जब हम रेवेन्यू रिकग्निशन का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर का स्टैंडर्ड IFRS 15 जब पढ़ेंगे, उसमें भी हम देखेंगे अगर आपने एक ऐसी सेल की है जिसके पैसे आपको 2 साल बाद आने हैं या 3 साल बाद आने हैं, तो वो स्टैंडर्ड वहाँ पे भी वही कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू पे आपने मेजर करना है। IFRS 9 पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का या फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ का, वो भी यही कहता है कि जो लायबिलिटी या एसेट आपको 1 साल के बाद मिलने हैं पैसे, उसको आपने प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर करना है। तो ये बात आपने, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है पूरी की पूरी रिपोर्टिंग में। आप चाहें आप ना चाहें इसको याद रखना है या आपको वैसे याद हो जाना है, ठीक है। जितनी दफ़ा ये कॉन्सेप्ट आना है बार बार ये आपको वैसे याद हो जाना है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आना ही आना है। क्लियर। तो आपने क्या करना है, डिसमेंटलिंग की एस्टिमेटेड कॉस्ट लेनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करके उसको कॉस्ट में ऐड करना है। एंट्री हो जाएगी, एसेट डेबिट हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट हो जाएगी। नॉन करंट लायबिलिटी है क्योंकि आपने यूजफुल लाइफ के एंड पे डिसमेंटल करना है, तो 5 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है, 1 साल तो होगी नहीं यूजफुल लाइफ। अगर वो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाना फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही नहीं है। सही है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट IAS 16 में नहीं लिखा हुआ, ये प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया IAS 37 में। क्यों? क्योंकि आपने एंट्री की है, एसेट को डेबिट किया है और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग को क्रेडिट किया है। अब जो डेबिट साइड है वो ये स्टैंडर्ड डील करता है, जो क्रेडिट साइड है वो IAS 37 डील करता है। तो IAS 37 ने कहा कि भाई जो भी मैंने एंट्री, वो IAS 16 में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी प्रेजेंट वैल्यू की, बट IAS 37 ने कहा कि नहीं भाई, प्रोविजन तो भाई प्रेजेंट वैल्यू से रिकॉर्ड होनी है। तो फिर IAS 37 ने IAS 16 को सुपरसीड किया इस कॉन्सेप्ट में कि प्रेजेंट वैल्यू मेजर करनी पड़ेगी डिसमेंटलिंग कॉस्ट की और उस पे एंट्री हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इस तरह से मैंने बताया कि पेमेंट या रिसीट बियॉन्ड 1 ईयर है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मेजर करनी पड़ती है, और जो अमाउंट एक दफ़ा प्रेजेंट वैल्यू मेजर जिस पे होती है उसकी फिर अनवाइंडिंग भी होती है। अनवाइंडिंग का मतलब है कि उसमें हर साल उसका कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करते रहते हैं। सही है। हर ये एक तो इनिशियली एंट्री होगी प्रेजेंट वैल्यू पे, फिर हर साल एंट्री होती है। मार्कअप को डेबिट करते हैं, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। मार्कअप डेबिट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहते हैं। ये जो लायबिलिटी आती है इनिशियली, जो भी लायबिलिटी बनती है पहले दिन, उस पर हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के उस पर ऐड करते जाते हैं और वो अल्टीमेटली वो 10 साल या 5 साल बाद जाके उतने पैसे बन चुके होते हैं जितने हमने पे करने हैं। अगर मैंने 5 लाख पे करना है तो प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख तो नहीं होगी, प्रेजेंट वैल्यू तो उसकी शायद आए 3 लाख आए, 3.5 लाख आए, 4 लाख आए, तो उस 4 लाख को 5 लाख भी तो बनाना है ना। तो फिर हर साल एंट्री करना पड़ती है, मार्कअप डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, मार्कअप डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, मार्कअप डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। तो वो 1 लाख रुपया 5 सालों में एक्सपेंस आउट हो जाएगा और लायबिलिटी 4 लाख से बढ़ के कितनी हो चुकी होगी, 5 लाख। तो जब पे करेंगे लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे 5 लाख से और बैंक को 5 लाख से क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। बाकी इसमें IFRIC 1 भी इन्वॉल्व है
वो पहले आपके सिलेबस में होती थी, पहले बड़ी पूछा करता था ये फ्रिक 1। ये बताता है कि अगर आपके एस्टिमेट चेंज हो गए हैं तो क्या करना है, वो आपके सिलेबस से ख़त्म हो गई है, इस वजह से हम इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मिलके आपकी इनिशियल कॉस्ट बन जाती है और उस कॉस्ट को आप कर लेते हैं कैपिटलाइज एसेट की। क्लियर? सब्सिक्वेंटली का मतलब है रिपोर्टिंग डेट पे आके क्या करना है आपने। रिपोर्टिंग डेट पे आके आपके पास दो मेथड्स हैं एसेट को रिकॉर्ड करने के। एक को हम कहते हैं कॉस्ट मॉडल, एक को हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल एंड सब्सिक्वेंट, यानी रिपोर्टिंग डेट पे आके या तो कॉस्ट मॉडल, ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, यानी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अपनी बतानी है कि आपने एसेट्स को कॉस्ट मॉडल पे रखना है या एसेट को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है। क्लियर? कॉस्ट मॉडल पे अगर आपने एसेट को रखना है तो उस एसेट की वैल्यू क्या आएगी, उस एसेट की वैल्यू होगी कॉस्ट लेस accumulated depreciation and accumulated impairment। यानी ये जो कॉस्ट आपने यहाँ पे मेजर की है उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन लेस कर दें और इम्पेयरमेंट अगर कोई है तो हमने I36 पढ़ना है वो लेस कर दें, तो उस वैल्यू पे रिपोर्टिंग डेट पे एसेट आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक तो पता था ना, पता भी होगा। डेप्रिसिएशन की अगर हम इम्पेयरमेंट की हम बात करेंगे डिटेल में, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन हो सकती है, रिड्यूसिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग बैलेंस, या आर्स या प्रोडक्शन बेसिस में हो सकती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आप उसमें से उसकी रेजिडुअल वैल्यू लेस करके डिवाइड कर देंगे उसकी यूजफुल लाइफ से और उसको हर साल डेप्रिशिएट करते रहेंगे। ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है कि आप हर साल WDV पे उसके डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं। सही है। और इसमें क्या होता है कि आप पर यूनिट या पर आवर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जितने आवर्स या जितने एक साल में चले या जितनी प्रोडक्शन एक साल में दे उससे मल्टीप्लाई करके आप डेप्रिसिएशन। सही। तो इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज चेंज होता रहता है हर साल, इसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज हर साल चेंज होता रहता है। इसमें अगर आपके एसेट की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, फिर आपका एसेट इम्पेयर हो गया है या रीवैल्यू हो गया है तो फिर भी डेप्रिसिएशन चेंज हो जाती है। ठीक है। कैलकुलेट तो करनी आती है ना, ये डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करनी है, तो पूरा एक टॉपिक है इंट्रो में डेप्रिसिएशन का। खैर वो जाहिर है वो उस तरह वाली डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन यहाँ नहीं पूछेगा। रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ इन दोनों में से लेस होती है, इसमें से रिड्यूसिंग बैलेंस में से रेजिडुअल वैल्यू नहीं लेस करते। क्यों नहीं लेस करते? क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस में एसेट कभी भी जीरो नहीं होता, चाहे वो पॉइंट्स में आता रहे, रिड्यूसिंग बैलेंस में जीरो कभी नहीं होता, मैथमेटिकली जीरो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? कॉस्ट मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है कि रीवैल्यूएशन मॉडल अगर आपने अडॉप्ट करना है, अपनी पॉलिसी चेंज करनी है, तो आप एसेट को उसकी मार्केट वैल्यू पे ले जाते हैं, फेयर वैल्यू पे उसकी एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पे ले जाते हैं और आप एसेट को रीवैल्यू कर लेते हैं। अब एसेट को रीवैल्यू तो आप कर लेते हैं, मसला कोई नहीं है, आपकी चॉइस है रीवैल्यूएशन। एक चीज़ आपने बस याद रखनी है कि जब आपने किसी एसेट को रीवैल्यू करने का सोचा है या रीवैल्यू करने जा रहे हैं तो उस पूरी की पूरी क्लास को रीवैल्यू करना पड़ता है। सही है। यानी आपके पास 3 तरह की लैंड थी, एक पे फैक्ट्री 1 थी, एक फैक्ट्री 2 थी और एक प्लांट 3 था। 3 प्लांट्स थे आपके और डिफरेंट जगह पे थे। एक प्लांट जो है वो लाहौर में था, एक प्लांट जो है वो कराची में है और एक प्लांट जो है फॉर एग्जांपल आपका बलूचिस्तान में है। सही। तो 3 डिफरेंट जगह पे आपके प्लांट्स हैं और आप चाहते हैं कि मैं कराची वाली लैंड को, कराची वाली जो लैंड है या प्लांट है उसको रीवैल्यू कर लूँ, बलूचिस्तान वाली लैंड और पंजाब वाली लैंड को रीवैल्यू ना करूँ, तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपने अगर लैंड को रीवैल्यू करना है तो सारी की सारी लैंड को
रीवैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास ऑफ एसेट पूरे के पूरे रीवैल्यू होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक या इसी तरह से अगर मशीनरी को आपने रीवैल्यू करना है तो पूरी की पूरी प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसकी वैल्यू बढ़ी है उसको आप रीवैल्यू कर लें, जिसकी कम हुई है आपने उसको मैंने रीवैल्यू नहीं करना। ये आपके पास चॉइस अवेलेबल। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि लैंड को रीवैल्यू कर लें, बिल्डिंग को ना करें, या आप सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी को कर लें, लैंड को ना करें। क्लास बाय क्लास आपको चॉइस अवेलेबल है, एक क्लास के अंदर आपको चॉइस अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? क्यों भाई? मुस्तफा नाम मुजम्मिल, आपका नाम क्या है? महनूर होता है या महनूर? मेरा नाम महनूर है। इनका मतलब फर्क होता है? नहीं, मतलब सेम है, बस जैसे प्रोनाउंसिएशन में ए एंड ई। अच्छा, वो कार और भी कार, ये भी ऐसे अच्छा ऐसे नहीं, वो ऐसे तो काफी चलते हैं इस तरह तो। रियल एग्जांपल है, रियल एग्जांपल। ऐसे जैसे महनूर होता है, फिर महताब और महताब होता है, दोनों होते हैं। हाँ, तो इसमें नहीं होता। हाँ, तो ये सेम इसी से सेम होता है जरा। हाँ, लेकिन मतलब कल्चरल डिफरेंसेस में है। जरा हम मोहम्मद बोलते हैं, वो टर्किश जो महमद बोलते हैं, तो मतलब सेम ही है। या हम इब्राहिम बोलते हैं, इब्राहिम बोलते हैं, हम आई से लिखते हैं, कुछ लोग ई से लिखते हैं, कुछ ए से लिखते हैं, क्रिश्चियन हर ए से लिखते हैं, अब्राहम। एनीवेज, रीवैल्यूएशन सरप्लस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस, इस पूरे के पूरे जितने भी मैंने अभी तक आपको राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस आपको पता होना चाहिए कि इसकी अकाउंटिंग इस तरह क्यों, क्योंकि इसने आपके साथ आगे चलना है। सही, आगे काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स में हमें इसको अकाउंट फॉर करने का तरीका आना चाहिए। सही, रीवैल्यूएशन सरप्लस का मतलब है कि आपने एसेट को फेयर वैल्यू पे ले जाना है। सही, और जब आप फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे तो आपका एक नया अकाउंट क्रिएट होगा, दिस दैट विल बी कॉल्ड सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन, या जिसको हम रीवैल्यूएशन सरप्लस कह सकते हैं। लॉस भी आ सकता है, अभी हम लॉस की बात नहीं कर रहे, अभी हम गेन की बात कर रहे हैं कि आपके एसेट की फेयर वैल्यू बढ़ गई तो आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस राइज हो गया। अब देखें, कोई भी एसेट है ना, वो किस कैरिंग वैल्यू पे आ रहा होगा ना, आपकी बुक्स में कैरिंग वैल्यू पे आ रहा। कैरिंग वैल्यू मींस कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही, कैरिंग वैल्यू का कोई लेजर नहीं होता, लेजर होता है कॉस्ट का और लेजर होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। कैरिंग वैल्यू का कोई लेजर नहीं होता। अकाउंट्स में हम जो शो करते हैं कैरिंग वैल्यू, वो आपको कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में वो वैल्यू नहीं नजर आएगी, आपको कॉस्ट अलग नजर आएगी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग नजर आएगी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट की एंट्री अलग हो रही है और डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर मिल जाएगा। आपको जब भी आप बात करेंगे मुझे एसेट का लेजर देखना है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप एसेट, आपको उस लेजर में कॉस्ट मिलेगी, जो एसेट की एक्चुअल कॉस्ट है, WDV नहीं मिलेगी। आपको WDV चाहिए तो दूसरा लेजर खोलना पड़ेगा उसका, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो आप WDV बनेगी, लेजर कोई नहीं मिलेगा आपको WDV का। सही है, जिस तरह से आप डेटर्स जो शो करते हैं आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वो आपको होते हैं ग्रॉस डेटर लेस प्रोविजन। सही है, तो ग्रॉस डेटर्स का लेजर सेपरेट होता है, प्रोविजन का लेजर सेपरेट होता है। सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम उसको नेट करते हैं, लेजर्स में नेट नहीं होते कभी भी। क्लियर? ये आपने अकाउंटिंग याद रखनी है। सही है, तो अब हमारे पास कोई भी एक, फॉर एग्जांपल हम बात करें, चले एग्जांपल के साथ करते हैं, जरा सही से समझ आ जाएगी। मेरा एक एसेट था फॉर एग्जांपल, उसकी कॉस्ट थी 100,000 और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 20,000। 80,000 इसकी WDV आ रही है और इसकी टोटल यूजफुल लाइफ थी 10 years। फॉर एग्जांपल करते हैं इस डेट, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और ये बढ़ गई इस डेट पे। मैंने सोचा कि मैंने इसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जाना है, तो इसकी फेयर वैल्यू जो है, रीवैल्यूड अमाउंट कह लें या फेयर वैल्यू कह लें, वो बढ़ के हो गई 105,000 रुपीज़। कितनी वैल्यू बढ़ी एसेट की? 25,000। टेक्निकली स्पीकिंग 80,000 से बढ़ के कितना हो गया? 105,000, 1,25,000 बढ़ गई। सही, अब सवाल ये उठता है कि ये जो 25,000 है
इसकी क्या एंट्री की जाए। सही, इसको इसमें ऐड दो तरीके हो सकते हैं कि या तो इसमें 20,000 खत्म कर दें, 5,000 इसमें कर दें, क्योंकि हमें इसमें एंट्री करनी है या इसमें एंट्री करनी है, ठीक है, या दोनों में एंट्री करनी है। तो दो तरीके उसने बताए रीवैल्यूएशन को अकाउंट फॉर करने के। एक को उसने कहा रीस्टेटमेंट, उसने कहा कि आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप रीस्टेटमेंट कर दें, या एलिमिनेशन। ये दो मेथड्स अकाउंट फॉर करते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं बताता कि आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस को किस तरह अकाउंट फॉर करना है, कैप लेवल पे शायद पूछ लेता होगा इस तरह से करें, फाइनल लेवल पे ये नहीं कहता कि आप, सही है। तो हम यही वाला मेथड लेके चला करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। सही, ये आसान भी है, इसको नेट रिप्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, नेट रिप्लेसमेंट मेथड। सही है, इसमें क्या होता है, इसमें हम एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना। तो इसमें वो कहता है कि आपके पास जितनी आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है उसको एलिमिनेट कर दें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती है या डेबिट होती है, नेचर इसकी क्रेडिट नेचर है, तो इसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब एंट्री कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड में, तो मैं क्या करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितनी आ रही है 20,000 की, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000। ये एंट्री करने के बाद मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 0। और एसेट 1 लाख रुपए का आ रहा था उसके लेजर में, उसको मैंने कितने से क्रेडिट कर दिया, 20,000 से, तो ये कितने का रह गया, 80,000 का। कितना यहाँ पे आ गया, यानी पहले मेरे पास ये वैल्यू कहीं नहीं आ रही थी, मेरे पास 100,000 की वैल्यू आ रही थी और 20,000 की वैल्यू आ रही थी। सही, मैंने उसको नेट करके वैल्यू ही एसेट कितनी बना दी, जितनी मेरी डब्ल्यूपी, ठीक है। अब मैंने उसको कितने पे लेके जाना है, 15,000 पे। कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 25,000 से। तो दोबारा कॉम्पोजिट एंट्री भी हो सकती है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस सही है। ये एलिमिनेशन मेथड से हो रही एंट्री, समझ आई। तो इसमें मैंने, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसी तरह ही किया करेंगे कि एक्यूमुलेटेड, जब भी रीवैल्यूएशन हुआ करेगी पिछली उसकी जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको एलिमिनेट किया करेंगे, और फिर जितना रीवैल्यूएशन सरप्लस बनेगा उसको अकाउंट फॉर किया करेंगे। हम ऐसे ही किया करेंगे। तो जब भी रीवैल्यूएशन होगी, कॉन्सेप्चुअली आपने याद करना, सबसे पहला काम क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी है। क्लियर। इन दो एंट्रीज करने के बाद एसेट की वैल्यू कितनी होगी, 15,000, या अब आपके जो एसेट की कॉस्ट का लेजर था या रीवैल्यूड अमाउंट का लेजर था उसमें कितना बन गया होगा, 15,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी होगी, 0। सही है। 2023 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, अगले साल की, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी होगी, ये 31/12 फर्स्ट ईयर था, ये मुझे क्या नहीं मतलब वो कॉस्ट माइनस फर्स्ट ईयर था, नहीं एक मिनट करता ये क्यों मसला नहीं सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर तो नहीं लग रहा है, फर्स्ट है, दो साल हो चुके हैं मेरे सोने, यूजफुल लाइफ 10 साल थी। ठीक है। तो खरीदा कितने का था, 1 लाख का, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनी, 10 साल। टोटल हो कितनी चुकी है, 20। तो कितने साल गुजर चुके हैं, 2 साल गुजर चुके हैं। रिमेनिंग कितना रह गया, 8। क्लियर। और वैल्यू कितनी है जो डेप्रिशिएट करनी है, 105,000। तो नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो बनेगी 105,000 डिवाइडेड बाय 8, 1315। अब हर साल अगर ये रीवैल्यू नहीं होता तो हर साल जितनी इसे एंट्री हम करते रहेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। नेट रिप्लेसमेंट, एलिमिनेशन, हाँ एलिमिनेशन को नेट रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, नेट रिप्लेसमेंट को। क्लियर है।
कर लिया नोट। अब चलते हैं दूसरे वाले मेथड। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने यही मेथड अडॉप्ट करना है जब भी क्वेश्चन करेंगे, ये जो हमने अभी किया है। सबसे पहले रीवैल्यूज को एलिमिनेट किया करेंगे, डेप्रिसिएशन को। अब चलते हैं रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट में कहता है कि आप उसकी कॉस्ट को भी बढ़ा दें, बजाय इसके कि आप पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ख़त्म करें और फिर दोबारा से उसकी कॉस्ट को बढ़ाने। वो कहते हैं आप कॉस्ट भी बढ़ा दें और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दें। सही, यानी कॉस्ट भी बढ़ा दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दें और नेट आपके पास 1.25 ही रहे, 1.5 सॉरी, इस यहाँ पे 105 आ जाए और ऊपर आप उसको प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दें। जितनी आपकी वैल्यू बढ़ी है उतनी प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट बढ़ा दें और उतनी ही प्रोपोर्शनेटली डेप्रिसिएशन बढ़ा दें। यानी हमारी वैल्यू कितनी थी 80,000, बढ़ के कितनी होगी 105,000। तो कितना परसेंट बढ़ी, परसेंटेज कितना परसेंट बढ़ी करें कैलकुलेट। कितनी वैल्यू बढ़ी 25,000 डिवाइडेड बाय 80,000 चेंज डिवाइड बाय बेस। आप मैथ्स 31.25 कितने परसेंट बढ़ी है आपको, इंक्रीज आया ना वैल्यू क्यों क्या वो दूसरे वाला। अब मैं ये वाला मेथड कर रहा हूँ रीस्टेटमेंट वाला। रीस्टेटमेंट तो इसमें कहता है कि आप इतने परसेंट से एसेट की कॉस्ट बढ़ा दें और इतने परसेंट ही एसेट की डेप्रिसिएशन बढ़ा दें। सही, एसेट की कॉस्ट कितनी आ रही है 1 लाख, कहते हैं इसको भी इतने परसेंट से बढ़ा दें। ये कितनी बनी 31, 250 यही बनती है। ये कितनी बनती है, ये कॉस्ट है कितनी बनती है 625 अच्छा दूसरी 6 to 5 इतने से एसेट को बढ़ा दें जितना और इतने से आप डेप्रिसिएशन। सही, अब एसेट को बढ़ाना है, एंट्री तो करनी पड़ेगी। एंट्री का एसेट बढ़ेगा तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन बढ़नी है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी और जो डिफरेंस है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, उसका एसेट भी उतने से बढ़ा दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दिया। अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? क्यों मिस नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन
5,000 की वो वैल्यू आएगी नेट और अगेन ये सेम रेट क्यों है मुस्तफा? क्यों मिस महनूर? Yes, sir, same rate. सेम रहेगी। गुड, सेम ही रहेगी। ये दो फिगर्स बता दें कितने कितने होंगे। कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट कितनी होगी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी नेक्स्ट ईयर एंड पे, 1 साल बाद? नहीं समझ आए? तो वही कितनी भाई पूछ बता दे। 105,000 पास हो गई। चलो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये गलत भी हो सकता है। 3 फिगर्स लिखते हैं। ये मिस मैं 33,125 accumulated depreciation 33,125 ये अगर रिवैल्यू नहीं किया दोबारा तो नहीं, दोबारा नहीं रिवैल्यू। चलो क्यों भाई मुस्तफा? चलो कोई बात नहीं, जो भी वैल्यू आ रही है गलत ही होगी। ये सोने ये कितनी आ रही है? accumulated depreciation आ रही है 29843 29843 पॉइंट नंबर। चलो पॉइंट छोड़ो, उसके अलावा मुझे कॉस्ट ये यही रहेगी। जी मिस जी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? लेजर बनाने आते हैं? आते हैं? बनाने हाँ? एसेट का लेजर तो बनाओ, एसेट का लेजर तो बनाओ, बनाओ कितना आती है वैल्यू? लेजर बना के वैल्यू देखो कितनी आती है, कितनी थी, कितनी एंट्री हुई, कितनी हुई? बनाओ 131 आ गया। 100 था इसको, तो इसको लेजर में 100 याद था। यस सर कितने से डेबिट किया? 31,000। तो इतना ही हो गया। मैंने उसका पहले लिया, उसका नहीं लिया फिर लिया। सही है। हाँ जी, इसी तरह से डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन आपकी गलत है। डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी आ रही थी? 20,000। आपने फर्दर कितने से बढ़ाई? 6250 से। ये तो होगी पिछले साल तक। अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? इस साल की कितनी है? नहीं समझ आई? कितनी आती है? उतनी आती सेम आती। कितनी बेटा? ये कितनी में लिखूंगा वो क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करनी है ना। 33 1 to 1 नहीं यार, देखिए पहले तो आप 1 साल की डेप्रिसिएशन हमारी बनती है 1,05,000 डिवाइडेड बाय 8। कितनी बनती है ये? यही बनती है ना 1 साल की डेप्रिसिएशन, या नहीं बनती? क्या इसकी भी नहीं समझ आई? इसकी भी समझ आई है ना? अगर डेप्रिसिएशन पर ईयर ऐसे ही बनेगी ना? कितनी बनी? 13125। ये किस साल की है? 2023 की। ऐसे ही है। अब बनाया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। आपके लेजर में पहले कितना आ रहा था? 20। फर्दर आपने कितने से पिछले साल बढ़ा दिया? 6 to 5। ये तो इसी डेट पे है ना? 6 to 5 ऐसे ही है। और 2023 में कितनी अमाउंट लेके गए उसमें? 13125। तो कितनी होगी क्लोजिंग? 39,375 हैं? 39,375 39,375।
आई समझ? यस इधर नहीं बनाने आते आप लोग? वही बना रहा हूँ आजकल, बुक कीपिंग कर रहा हूँ। तो फिर तो यार बन जाने चाहिए थे। इसमें यही फर्क है ना, उसमें हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारी एलिमिनेट कर दी थी। उसमें अगर हम बात करें पिछले वाले मेथड में अगर मैं लिखता तो यहाँ पे होना था 1,05,000 और यहाँ पे होना था 13,125 एलिमिनेशन मेथड में। क्यों? क्योंकि उसमें पिछली सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो चुकी थी, तो 2023 में सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन आनी थी। ऐसे ही है? कितनी बनी डेप्रिसिएशन? 9187 और दूसरे वाले मेथड में अगर मैं करता तो यहाँ पे आना था 105,000 और यहाँ पे आना था, नहीं ये फर्क क्यों आ रहा है? सेम आनी चाहिए। सर सेम ही आएंगे 91875 91875 इसके भी यही है। तो ये WDV दोनों मेथड्स में सेम ही रहनी है। एसेट की नेट वैल्यू नहीं चेंज होनी, वैल्यू में जो चेंज आना है वो सिर्फ कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे आना है। नेट वही रहेगी दोनों मेथड्स में। ठीक है? रिवैल्यूएशन ठीक से अपने करनी, क्योंकि ये बार बार आना है, इस वजह से मैं इस पे इतने सुकून से जो है ना वो करना। और अगेन ये रीस्टेटमेंट वाला मेथड शायद यहीं पे ही हम करेंगे, आगे कहीं भी नहीं होना, हम एलिमिनेशन ही किया करेंगे। ये कर लिए, कर दो रेस। IAS 16 में बस ये पढ़ाने थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, तो जो सरप्लस और रिवैल्यूएशन को फिर ट्रांसफर करना और एनुअली और वो डेफर टैक्स के साथ कर लेंगे। चलें वो भी बता देता हूँ, वो डेफर टैक्स थोड़ा ऐड कर दीजिएगा। चलो, और वो ठीक मजीद रिवैल्यू होता है और फिर उसको वो आगे जाके आ जाना है। IFRS 5 के कैरिंग साथ वैल्यू से नीचे नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीजें। वो IFRS 5 में आ जाता है, वो खैर वो इम्पेयरमेंट उस पे आ जाना सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट ईयर चलें, डेप्रिसिएशन की एंट्री की है तो सर ये डेफर टैक्स के साथ मिला के एंट्री होती है। एनीवेज चलें, जब तक डेफर टैक्स नहीं पड़ा। अब हमारे पास सरप्लस कितना क्रिएट हो चुका था? 25। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि एसेट को हमने डेप्रिशिएट करना है। कितने साल रह गए एसेट की लाइफ के? 8 साल। 8 ईयर्स ही रह गए थे ना आपने, 2 साल गुजर चुके हैं और रिमेनिंग कितने रह गए हैं? 8 ईयर्स। 10 साल यूजफुल लाइफ थी टोटल, 2 साल गुजर चुके हैं और 8 ईयर्स है। तो जितना रिमेनिंग
पीरियड में एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है उतने रिमेनिंग पीरियड में आपका सरप्लस भी डेप्रिशिएट होना चाहिए। यानी आफ्टर 10 ईयर्स, 2 साल तो वैसे गुजर चुके हैं, तो पीछे रह गए 8 साल, तो रिमेनिंग 8 साल गुजरने के बाद आपका एसेट भी जीरो हो चुका होना चाहिए और उसके साथ साथ सरप्लस भी जीरो हो चुका होना चाहिए। ये सरप्लस आपकी इक्विटी का पार्ट होता है, रिजर्व होता है। और साथ लगा ये OCI में भी आता है साथ। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो पहली चीज़ जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, यानी जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे होंगे तो आप OCI में लिखेंगे सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन, तो वो OCI में भी आएगा और जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे वहाँ पे रिजर्व भी बनेगा, यानी दोनों जगह पे आएगा। OCI में भी आएगा ये 25,000 इग्नोरिंग टैक्स, सही, अभी हम टैक्स इग्नोर कर रहे हैं इसका, तो 25,000 जो है OCI में आएगा और फिर ये 25,000 का रिजर्व बन जाएगा जाके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, किस डेट पे, जिस डेट पे ये अराइज हुआ है। ठीक है, सही। अब इसको भी ख़त्म करना है हमने। अब जिस तरीके से एसेट को ख़त्म किया है, ये एसेट को ख़त्म करना है, कितने साल में ख़त्म करना है एसेट को? 8 ईयर्स में। तो सरप्लस को भी 8 ईयर्स में सेम मेथड से इसको भी डेप्रिशिएट करेंगे हर साल, सरप्लस भी डेप्रिशिएट होगा, तो ये बनेगा 25,000 डिवाइडेड बाय 8। इसकी डेप्रिसिएशन को हम टेक्निकली स्पीकिंग कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सरप्लस की डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल, टेक्निकल वर्ड इसका जो है वो है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। कितनी बन गई? 3125। ये हर साल 3125, यानी हर साल अगले सालों में, यानी 2023 जब आया हमारा, तो 2023 में हमने 2 एंट्री की। पहली एंट्री की डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रेट, वो हमने की 13,125 से, जो हमारी डेप्रिसिएशन बनी 13,125 बनी, ठीक है। और साथ ही साथ अब आपने उसकी एंट्री करनी है, तो उसकी एंट्री क्या होएगी? हम सरप्लस को डेबिट करेंगे 3125, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सरप्लस को हम डेबिट करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट कर देंगे 3125। जब स्टेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी उसमें अब इस डेट की जो आएगी उसमें सरप्लस जो है वो 25,000 का नहीं आ रहा होगा, बल्कि 25,000 माइनस कितना डेप्रिशिएट हुआ? 3125। इतना सरप्लस आ रहा होगा आपकी 2023 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कितना? 2187। ठीक है, और ये हर साल कम होता रहेगा, कम होता ये भी 8 साल में ज़ीरो हो चुका होगा और वहाँ से एसेट भी 8 साल में ज़ीरो हो चुका होगा। वो जो OCI में शो होगा वो ये 3125 होगा, OCI में 25,000 बस, रियलाइज नहीं होगा। तो पहली एंट्री की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डेबिट किया और रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट किया, तो बैलेंस शीट में नहीं नजर आएगा? पेज में आएगा 25,000 नजर आएगा। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी ये टोटल नजर आ रहा होगा। अच्छा, उसका इस एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है? जिस साल अराइज होता है उस साल OCI में आता है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं आती OCI में। सर इसकी कोई और एंट्री होगी? किसकी? ये रिवैल्यूएशन सरप्लस की नहीं, यही एंट्री है, एसेट को डेबिट किया है, सरप्लस को हमने क्रेडिट किया 25,000 से। कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो OCI में इम्पैक्ट है ये थर्ड इम्पैक्ट है कोई? नहीं। अच्छा, ये सिर्फ डिस्क्लोजर है? नहीं, देखो आपका जो प्रॉफिट होता है, P&L में प्रॉफिट आता है ना, तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट आता है या नहीं आता? किस नाम से आता है? बैलेंस शीट में जो रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से, सही है। तो दोनों जगह आ रहा है ना, कोई अलग से एंट्री तो नहीं की ना, वही प्रॉफिट उठ के कहाँ चला गया? रिटेन्ड अर्निंग्स में, एंट्री तो नहीं की ना। सरप्लस का भी यही है, OCI में आया और वहां से उठ के वो। अच्छा, तो ठीक है, वो फेस ऑफ द बैलेंस शीट में नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर है। नहीं, फेस पे रहेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉफिट आया, फॉर एग्जांपल इस साल का 2022 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था मेरा आया 1 मिलियन, सही है, 1 मिलियन आया।
OCI मैंने लिखा सरप्लस इग्नोरिंग टैक्स, कितना आया 25,000, सही है। तो मेरी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन गई 1 ये बन गई। ठीक है। अब रिटेन्ड अर्निंग में ये नहीं जाना, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसमें जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं ओपनिंग प्लस ये नहीं होना, बस ठीक हो गया, ओपनिंग प्लस 1 मिलियन, सर ओके हो, सही है। सरप्लस अलग से आएगा, ठीक है सर, यानी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड होती। ठीक है। प्रॉफिट का पोर्शन रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा, सरप्लस का पोर्शन सरप्लस में जाएगा। अगर ये कोई तीसरा OCI का आइटम होता वो अलग रिजर्व बनना। जितनी OCI आइटम्स हैं हर एक अलग रिजर्व भी बनता जाएगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे तो हर एक अलग रिजर्व बनता जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग में नहीं लिखे जाते, अलग रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। चले आगे, नहीं जरूरत नहीं है तो वैसे पता होना चाहिए तो। इसीलिए पूछा सर, कंफ्यूजन हो रही थी। नहीं वो पूछे आप, अरे जानी मैं गलती को सब यार, मैं कह रहा हूँ जितनी दफा मर्जी पूछे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको लिख के याद नहीं होना चाहिए। ये बीइंग एन अकाउंटेंट आपको वैसे ही पता होना चाहिए। ठीक होगा, जो चीजें लिखने वाली है वो लाजमी लिखें। अभी हमने कंसोलिडेशन में क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। और कुछ आपको सवाल? अगर फॉर एग्जांपल आगे जाके हम करना भी है, वैसे इम्पेयरमेंट के साथ ज़्यादा समझ आया। अगर आपके एसेट की वैल्यू, आपने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया और आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई, कम भी तो हो सकती है ना, जिस तरह हमारे एसेट की वैल्यू 80,000 से बढ़ के 105,000 हो गई थी, तो 80,000 से कम होकर 70,000 की तो फेयर वैल्यू हो सकती है, तो 10,000 विल बी कॉल्ड रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन लॉस P&L में जाता है। रीवैल्यूएशन का जो गेन है वो OCI में आता है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिजर्व बनता है। जो रीवैल्यूएशन लॉस है वो P&L में जाता है, सही है। मैं लिख देता हूँ, चलिए उसका रिजर्व नहीं बनता रीवैल्यूएशन लॉस का। रीवैल्यूएशन लॉस मतलब आपके एसेट की फेयर वैल्यू कम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल चले आगे चलते हैं, अगले साल आते हैं 31, यही सिनेरियो सारा 31 दिसंबर 2023 में आपने दोबारा से रीवैल्यूएशन की और आपको रीवैल्यूएशन का फॉर एग्जांपल रीवैल्यूएशन लॉस आ गया आपका 40,000 का। आपने वैल्यूज कैलकुलेट की तो आपका 91,875 से वो एसेट कम होके 51,875 रह गया, यानी उसकी फेयर वैल्यू 91 नहीं है, वो 851 रह गई, 51,875। 91 से कितने पे आ गई 51 पे, तो कितना लॉस हो गया उसमें 40 का लॉस बन गया ना 40,000 का, सही है। अब वैसे टेक्निकली हमने कहा है कि रीवैल्यूएशन लॉस को आपने क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है, लेकिन अगर उसका कोई पहले से सरप्लस पड़ा है, कितना सरप्लस, पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करेंगे, वो तो होनी है, चाहे रीवैल्यूएशन गेन है चाहे रीवैल्यूएशन लॉस है, सबसे पहले क्या करना है, एलिमिनेट करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस मेथड में है तो इतनी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट, इस मेथड में तो नहीं, एलिमिनेशन वाला मेथड ही है, तो हम कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है 13,125, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और एसेट को क्रेडिट कर देंगे, तो आपके एसेट की वैल्यू कितनी बनेगी 91,875। अब इसको कितने पे लेके जाना है 51 पे, तो कितने से कम करना पड़ेगा एसेट को 40,000 से, तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा 40,000। अब हमने कहा है कि रीवैल्यूएशन लॉस होना एक्सपेंस होगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि क्या उसका कोई सरप्लस पड़ा, तो सरप्लस कितना पड़ा है हमारा, तो 21,875 से सरप्लस डेबिट हो जाएगा, बाकी जो भी डिफरेंस बनेगा वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है, इस एक्सपेंस आउट हो गया, तो अगर कुछ जैसे ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वो रहेगी नहीं, डाला हुआ तो उससे तो नहीं कोई नहीं रिवर्स कर, नहीं उसका वो तो पिछले सालों का था। ठीक होगा, जितना आपका सरप्लस आ रहा है वो सारा खत्म कर दें। हमारा सरप्लस कितना आ रहा है 21,875, वो खत्म हो गया, और बाकी जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो जितना सरप्लस आ रहा है पहले वो खत्म करें, बाकी एक्सपेंस आउट करें।
क्यों भाई मुस्तफा, समझ आ रही? सही। इससे अगले वाला कंसेप्ट मुझे भूल गया, वो नोशनल गेन नोशनल गेन जो मतलब लॉस के बाद वो आता है सरप्लस, वो करेंगे हम इम्पेयरमेंट में जाके, वो कर लेंगे वो, हम उसमें करते ही हैं। चले वो इम्पेयरमेंट में जाके आ जाना है, वो IFRS 5 में जाके भी आना है, तो वहाँ पे जाके आनी आने कॉन्सेप्ट। IAS 16 में ये सीखने वाली चीज़ थी बस, सरप्लस। अगर वो रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगी तो टोटली सारा सारा एक्सपेंस होगा। इसमें रीस्टेटमेंट वाला यूज होता है किसमें? ये लॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस। नहीं देखिए, ये आपने पहले डिसाइड करना है कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, एलिमिनेशन या रीस्टेटमेंट। फिर अगर गेन है या लॉस है, होना भैया एक दफ़ा आपने एलिमिनेशन कर लिया, फिर आप आगे एलिमिनेशन ही करेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता एक साल एलिमिनेशन करें एक साल रीस्टेटमेंट करें, या तो फिर शुरू से ही वो लेके चले ना। हाँ तो 40,000 से प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी वैल्यूज, तो फिर उसमें एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखेंगे ना 40,000 डिवाइडेड बाय 51,875 कितने परसेंट बनती है, उतने परसेंट से ये कम कर देंगे, उतने परसेंट से ये कम कर देंगे, बढ़ाएंगे नहीं, अब कम कर देंगे। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी, एसेट क्रेडिट हो जाएगा, जो डिफरेंशियल आएगा सरप्लस डेबिट हो जाएगा, बाकी P&L में चला जाएगा। समझ आई? हाँ पक्की गल है? ना समझ आएगी पूछ लेना फ्रैंकली। लेकिन इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नहीं स्टैंडर्ड पे तो है ना। अब ये हम करेंगे भी यही इस्तेमाल, आगे भी क्वेश्चंस में हम यही करेंगे एलिमिनेशन, क्योंकि ये आसान है एलिमिनेशन, जितनी डेप्रिसिएशन खत्म करें और आगे चलें। सही वैसे कौन सा मेथड है, ये वाला या ये वाला? आसान है इस वजह से, प्रैक्टिकल में नहीं है, सही लगता है। नहीं लेकिन फिक्स एसेट शेड्यूल में कॉस्ट और वो आ रही होती है अलग-अलग। खैर स्टैंडर्ड में दोनों आपको जो अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है, वो कर लें। कर दूँ रेस? ये राइट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कांसेप्ट सिर्फ रीवैल्यूएशन के टाइम होगा, इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करनी है, एलिमिनेट करनी है, राइट ऑफ नहीं करना, एलिमिनेट करनी है। तो वो जब रीवैल्यूएशन करेंगे तब करनी पड़ेगी। हाँ जब भी करेंगे। अब जब आपने एक दफ़ा कर ली है, अब अगर हर साल आप रीवैल्यू करते हैं तो हर साल एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट हो। अगर 2 साल बाद करते हैं तो 2 साल बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होनी है जब भी करेंगे रीवैल्यूएशन। नॉर्मली हर साल रीवैल्यू नहीं किया जाता, क्योंकि एक साल में इतना सिग्निफिकेंटली प्राइसेस, अगर तो आपको लगता है कि प्राइसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गई है या डिफर कर रही है आपकी बुक वैल्यू से, तो फिर आप रीवैल्यूएशन दोबारा करवा लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, प्रोफेशनल जजमेंट, तो फिर आपको हर साल, स्टैंडर्ड भी कहता है कि हर साल कराने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 से 5 साल में एक दफ़ा करवा लें। तो 3 साल में करवानी पड़ती है, बैंक वाले पीछे लग जाते हैं। खैर करवाती तो हैं कंपनीज, क्योंकि बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो लाजमी कहते हैं 3 साल बाद अकाउंट फॉर करना ना करना वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है। अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कॉस्ट मॉडल है, आप ना करें, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप लाजमी करें। चाहे आपके एसेट, चाहे आपके लैंड की वैल्यू 1 रुपये आ रही, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है अकाउंटिंग का वो यही है कि आपके जो लैंड अगर आपने आज से 25 साल पहले ख़रीदी है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है आपने कौड़ियों के भाव ख़रीदी हो और आज वो लैंड जो है वो करोड़ों अरबों में हो,
लेकिन वो बुक्स में उसकी वो करोड़ों अरबों वाली वैल्यू कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती अगर आप कॉस्ट मॉडल पे हैं तो। इवन डिस्क्लोजर भी नहीं कर देता। सर एक बात है, कोई कंपनी स्टार्ट हुई है और उसके ऑनर ने मतलब कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही सारे मतलब वो बिल्डिंग बनाई अपने पर्सनल अकाउंट से। हाँ तो अब वो आया इन्वेस्टमेंट में आपका, तो अब फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए या फिर वो कैरिंग वैल्यू जो उसने की है? फेयर वैल्यू पे, कैरिंग वैल्यू उसकी है ही नहीं है कोई, कॉस्ट पे की है उसकी फेयर वैल्यू पे आना चाहिए उसको। शेयर फेयर वैल्यू, हाँ फेयर वैल्यू, उसको शेयर इशू करने हैं ना, शेयर इशू करने पड़ेंगे उसको, तो फेयर वैल्यू पे करने पड़ेंगे। और अगर उसके बाद एविडेंस ना होनी चाहिए तो उसको करवानी पड़ेगी वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन लाजमी है। प्राइवेट लिमिटेड हो तो चल जाता है, लेकिन फिर भी करवा लेनी चाहिए ताकि कल को SCCP रौला ना डाल देंगे। है वो प्राइवेट लिमिटेड में इतना रौला डालता नहीं, लेकिन बेहतर वैल्यूएशन के इतने पैसे भी नहीं लगते, थोड़े से पैसे लगते हैं। 4-5 लाख रुपया दे के वैल्यूएशन करवा के कम से कम सीधे तो होना, रिकॉर्ड सीधा रखना चाहिए। क्लाइंट आया था ना तो वो उसका देख रहा था। रिकॉर्ड सीधा रखना चाहिए, मैं ही कहता हूँ हमेशा। अच्छा है आपने गलत काम भी करना है, आपका रिकॉर्ड सीधा होना चाहिए। उनको भी मैंने ये कहा था कि ये वैल्यूएशन करा है। हाँ वैल्यूएशन करवा के उतने शेयर इशू करवा लें, और वो लैंड को बिल्डिंग को उस कंपनी के नाम पे भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता ना कि वो मेरे नाम पे ही रहे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं तो इसका मतलब बिल्डिंग तैयार ही की थी, मतलब जो थी फर्निशिंग वगैरह हर चीज़ वगैरह की थी, उस तरह की चीज़ थी वो तो मैंने वो तो पैसे वैसे ले लें कंपनी से, ये भी हो सकता है। हाँ रिइंबर्समेंट कर, ये भी कर सकते हैं। कंपनी अपने पास एंट्री करे, बिल्डिंग को डेबिट करे, पेबल टू डायरेक्टर को क्रेडिट करे और वो पैसे ले लें उससे, अगर उससे पैसे लेने हैं तो, वरना शेयर ले लें। ये रीस्टेटमेंट रीवैल्यूएशन लॉस के केस में भी एप्लीकेबल होता है ये मेथड, रिवर्स हो जाएगा सब कुछ। हाँ वो करेगा। आपने ये देख के नहीं डिसाइड करना एलिमिनेशन लगानी है, ये पहले आपने डिसाइड, मैं वैसे कह रहा हूँ पहले आपने डिसाइड करना है एलिमिनेशन लगाना है या रीस्टेटमेंट। आपने डिसाइड कर लिया या रीस्टेटमेंट लगाना है, अब चाहे गेन है या लॉस है रीस्टेटमेंट ही लगाना है। सिर्फ ये है कि रिवर्स एंट्री हो जाएगी। मैं फर्स्ट रिवैल्यूएशन की ही बात कर रहा हूं कि फर्स्ट रिवैल्यूएशन पे ही लॉस आ गया। हाँ तो आप ये आपने पहले डिसाइड करना है कि आपने एलिमिनेशन लगाना है या रीस्टेटमेंट लगाना है। लग दोनों में सकता है, ठीक है सर, मतलब गेन है या लग सकता है दोनों। ठीक है, उतनी कॉरस्पॉन्डिंग उसकी रिडक्शन हो जाएगी ऐसे प्रोपोर्शनेटली, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। I16 में क्या पढ़ाना है, जो चीज़ सिलेबस में नहीं है उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा ना। जब सिलेबस में होता था मैं 3 दिन लगता था इस पर, सही बात है, इस पर 3 दिन लगता था। रिवाइज तो करना ही पड़ेगा सारे। ठीक भी नहीं सही आ गया, नहीं आ गया ना। 38 का क्वेश्चन भी एक दौर था, ये I16 का एक दौर था जब ये होता था ना सिलेबस में, तो इसका 10-10, 12-12 नंबर का क्वेश्चन आया करता था, लेकिन वो आता डिसमेंटलिंग का था। रिवैल्यूएशन और डिसमेंटलिंग को आपस में मिक्स करके IFRIC 1 थी उसके साथ मिला के वो पूछा करता था। मुश्किल सवाल इतना होता नहीं था, बट एनीवेज कहने का मकसद है कि ऐसे भी सवाल आप देखेंगे पास पेपर तो आपको मिलेंगे सवाल हैं। अब IFRIC 1 कैफ में कर दिया, अच्छा इसी वजह से इधर से असल में जो कैफ में स्टैंडर्ड किए हैं, जो टॉपिक्स किए हैं ना, वो फिर उन्होंने CFAP से ख़त्म कर दिया। एक स्टैंडर्ड हुआ करता था IAS 33 अर्निंग पर शेयर का, वो अब शायद कैफ में कर दिया, लेकिन यहाँ से ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ से ख़त्म कर दिया। वैसे मैं कह रहा हूँ, वरना उस पर भी 3 दिन लग जाया करता है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का एक स्टैंडर्ड है IFRS 8 कैफ में, वो भी यहाँ से ख़त्म कर दिया। कहने का मकसद है कि जो स्टैंडर्ड कैफ वाले हैं वो इन्होंने अब यहाँ पे आके ख़त्म कर, वरना वो पहले सारे होते थे, वो उधर भी पढ़ने पड़ते थे, इधर भी पढ़ने पड़ते थे। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी ख़त्म करना, ऊपर संडेज भी लग रहे होते थे, सैटरडेज भी लग रहे होते थे, एंड पे आके ना थोड़े, तो अब इस सेंस में थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा ये है कि कंसोलिडेशन इन्होंने कैफ में कर दिया। पहले कंसोलिडेशन कैफ में होती नहीं थी, आज से 4-5-6 साल पहले, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता था कि ज़ीरो से समझाना शुरू करना। इंट्रोडक्शन पे ही 2 दिन लग जाया करते थे कि कंसोलिडेशन है क्या। आप कम से कम ये तो है कि बच्चों को पता होता है, और कुछ नहीं तो पेरेंट सब्सिडरी का तो पता ही होता है कि क्या होती है, या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, ये नहीं बताना पड़ता कि होती क्या है।
कैलकुलेशंस तो खैर है ही, वो तो बता नहीं, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता, बट कहने का मकसद है कि बच्चों को एटलीस्ट आइडिया होता है कि यार गुडविल इस तरह कैलकुलेट हो रही है, NCI वो मैं जब करना शुरू होता है तो बच्चों को याद आना शुरू हो जाता है कि हाँ ये इस तरह कैलकुलेट होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने सारी 15 साल टी अकाउंट से करवाया था, सही है। पिछला जो बैच था ना वो मैंने स्टेटमेंट फॉर्म से करवाया था। टी अकाउंट में फ़ायदा ये होता है कि डबल एंट्री हो जाती है। हाँ, डबल आप टी अकाउंट बनाते हैं गुडविल का, NCI का और रिजर्व्स का, आप डबल एंट्री करते जाते हैं, दोनों में एंट्री इनकॉर्पोरेट करते जाते हैं, डबल एंट्री। स्टेटमेंट ये वो रट्टा लगाना पड़ता है, अच्छा पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, ये ऐड होगी, ये चीज़ें लेस होंगी तो फिर बनेगा। हाँ, वर्किंग में प्लस माइनस करके उसी से किया होगा। वहाँ ज़्यादा बच्चे उसी से करते हैं। आपने किससे पढ़ा है? अब वो टी अकाउंट में करवाते हैं? अच्छा। इस तरह से जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा ना पिछले, उन्होंने कहा होगा सर स्टेटमेंट से करवाते हैं, जो पुराने वाले होंगे वो कहेंगे सर टी अकाउंट से करवाते हैं। मुझे वैसे शुरू से टी अकाउंट आसान लगता है, मैंने खुद भी चूंकि टी अकाउंट फॉर्म में पढ़ी थी तो मुझे टी अकाउंट आसानी से उसमें लगता है कि बीइंग एन अकाउंटेंट हमें डबल एंट्री की ज़्यादा समझ आती है। तो वो साथ साथ आप एंट्रीज करते जाएँ, साथ साथ उस एंट्रीज को प्लस उधर से उधर डेबिट किया, उधर क्रेडिट किया, उधर डेबिट किया, उधर क्रेडिट किया, तो साथ साथ होता जाता है। पर कंसोलिडेशन शुरू होगी फिर देख लेंगे। अभी तो इंटैंजिबल एसेट IAS 38 ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। एंड अगेन मैं कल भी इनको बता रहा था कि इसका भी किसी दौर में 12 से 15 नंबर का सवाल भी आया करता था, ठीक है। एक अटैम्प्ट में वो IAS 16 का पूछ लिया करता था 10-12 नंबर का, और एक अटैम्प्ट में IAS 38 पूछ लिया करता था 10-12 नंबर का, सही। तो आसान नंबर होते थे वो ख़त्म कर दिए, ईजी नंबर हुआ करते थे बच्चों के लिए। और अब वैसे भी स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया, अब बजाय इसके कि वो एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक जो है वो 12-12 15-15 नंबर का पूछे, अब वो क्या करता है कि 4-5 एक ही क्वेश्चन देता है और उसमें 4-5 स्टैंडर्ड्स की छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स जो है वो पूछ लेता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि चूंकि वो एडजस्टमेंट 3-3 4-4 5-5 नंबर की होती हैं तो ईजी होती हैं, बजाय इसके कि अगर आपको एक सवाल दे दिया जाए 15 नंबर का लीज का तो वो ज़्यादा मुश्किल होगा, बजाय इसके कि आपको एक एडजस्टमेंट 3 नंबर की दे दी जाए या 4 नंबर की दे दी जाए, तो वो इतना लेंथी नहीं पूछेगा ना, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछता है, उसमें लेंथी जाता है, सही। तो वो फिर ये कहता है प्रॉफिट दे देता है, एडजस्टमेंट्स दे देता है, कहता है जी प्रॉफिट ठीक करते हैं, एसेट्स ठीक कर दें, लायबिलिटीज़ ठीक कर दें, वो सारी एडजस्टमेंट्स अकाउंट पर करने के बाद क्या प्रॉफिट बनेगा, क्या लॉस बनेगा, क्या एसेट्स बनेगी, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछना शुरू हो गए। तो इंटैंजिबल एसेट IAS 38 है। इंटैंजिबल एसेट की डेफिनेशन की बात करें तो 3 चीज़ें हैं इसमें, इसकी डेफिनेशन तो अगर हम सिनॉप्सिस करें तो इसमें 3 चीज़ें हैं। इट्स एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। 3 चीज़ें होनी चाहिए किसी भी इंटैंजिबल के लिए कि आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी होना चाहिए और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल क्या चीज़ होती है? आइडेंटिफाइबल हर वो चीज़ आइडेंटिफाइबल होती है जो कि लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से अराइज होती है, सही है, या उसको कंपनी से सेपरेटली सेल किया जा सकता है, यानी अगर पूरी कंपनी को बंद कर दें और वो एसेट सेपरेटली मार्केट में सेल हो सके तो वो कहेंगे कि वो आइडेंटिफाइबल है। या दैट अराइजेस फ्रॉम लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, यानी जिस तरह से हम कहते हैं हमने विंडोज़ करनी है, हम जाते हैं हफीज सेंटर से 30 रुपये की CD पकड़ते हैं, या किसी दोस्त को कहते हैं वो USB में दे देता है, हम ला के कर लेते हैं, तो हम रौला डालना शुरू कर दें जी हमने इसको कैपिटलाइज करना है, इंटैंजिबल एसेट हमने विंडोज़ कर लिया है, हम नहीं कर सकते कैपिटलाइज। क्यों? क्योंकि वो उसे चोरी की थी है, पायरेसी है, पायरेसी चोरी है, ठीक है। तो दैट डजंट अराइज फ्रॉम लीगल और वो लाइसेंस विंडो, हाँ आपने लाइसेंस विंडो खरीदी है, दैट इज योर यू नो दैट अराइजेस फ्रॉम लीगल, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने पैसे दिए हैं और उसके अगेंस्ट आप लाइसेंस विंडो जो आपकी की है इस्लाम। वो और बात है कि विंडोज़ जो होती हैं वो इंटैंजिबल रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मैं वैसे भी आपको टेक्निकली बता दूं, जो किसी एसेट के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, किसी भी एसेट के जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सही, वो इंटैंजिबल रिकॉर्ड नहीं होता, वो जिस एसेट का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है उस एसेट की कॉस्ट में ही जाता है। यानी वो IAS ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो IAS 16 में जाके कैपिटलाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल नहीं होगा वो चल ही नहीं सकता,
तो वो एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए, लैपटॉप को या कंप्यूटर को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए वो विंडो जरूरी है। वो इंस्टॉल होगी तो आगे चलेगा ना, सही है। तो हम ये नहीं कह सकते लैपटॉप को हमने iOS 16 में करना है कैपिटलाइज, और जो इसकी विंडोज है उसको iOS 38 में कैपिटलाइज करना है, ऐसा नहीं होता। वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हमेशा जिस एसेट से रिलेट करते हैं उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको रेडी फॉर यूज बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है। हाँ, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदा है तो उसको आप सेपरेटली कैपिटलाइज कर सकते हैं अगर करना चाहें इंटैंजिबल में, सही है। क्यों? क्योंकि वो उस मशीन को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए जरूरी नहीं है। ऑफिस के बगैर भी तो चल सकता है लैपटॉप, फिल्मा तो देख सकते हैं, ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, तो चल सकती है मशीन, ठीक है। चलेगा। तो आइडेंटिफाइबल हर वो चीज जो लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से अराइज होती है या उसको एंटिटी से सेपरेटली सेल किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके, डिस्पोज ऑफ किया जा सके, लीज किया जा सके, सही। यानी अगर कंपनी पूरी बंद भी हो जाए तो उसको सेपरेटली आप सेल कर सके, ठीक है। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया फॉर एग्जांपल अपने लिए और आपके कंपनी के ऑपरेशंस वाइंड अप हो गए, तो अगर आप सॉफ्टवेयर अलग से मार्केट जाहिर है आप अगर आपने बनाया है तो आपके पास कॉपीराइट्स होंगे, तो आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो वो आपका इंटैंजिबल है, सही है। सिर्फ इसी वजह से एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट होती है, हालांकि टेक्निकली स्पीकिंग एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एक्सपेंस आउट करते हैं हम लोग, लेकिन एक दौर होता था, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, ये 8 से 25 साल पहले की बात करें, एडवर्टीजमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स होते थे उनको कैपिटलाइज किया जाता था। डेफर्ड कॉस्ट क्या है, एक नॉन टैक्स में तो हर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स वगैरह को भी कर सकते हैं, बट अकाउंटिंग में भी कॉन्सेप्ट था कि आप उसको कैपिटलाइज कर सकते थे। डेफर्ड कॉस्ट कह के उसको कैपिटलाइज करते थे 4-5 साल में। क्यों? क्योंकि कहा यह जाता था जी एडवर्टीजमेंट, हैवी एडवर्टीजमेंट की बात है, छोटी मोटी एडवर्टीजमेंट नहीं। जिस तरह आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े ड्रिंक्स हैं या जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो हर 3-4-5 साल बाद एक हैवी कैंपेन करते हैं एडवर्टीजमेंट की, जहाँ पे आपको हर होर्डिंग्स एंड स्टीमर्स और हर जगह पे आपको वो नज़र आ रहा होता है। वो हर साल नहीं होती, और उन्होंने रखा होता है 4-5 साल बाद जाके हमने शाहरुख को अपनी ऐड में लेके आना है, या करीना कपूर को जूस पिलाना है, या कतरीना कैफ को जो है वो, तो वो हर ऐड में कतरीना कैफ को नहीं लेते, सही है। वो 4-5 साल बाद एक ऐड बनाते हैं, पैसे इन्वॉल्व है, सही। अब टेक्निकली स्पीकिंग वो जो एक दफ़ा की कैंपेन कर ली जाती है उसका बेनिफिट ज़ाहिर है आपको 3-4 साल में आते रहना है। पहले ये होता था कि जी फिर हम अगर इसका बेनिफिट खर्चा सारा इकट्ठा कर लिया है और इसकी जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो आगे 3-4-5 साल हमें आते रहने हैं, तो हम इसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं, तो कैपिटलाइज। फिर इंटैंजिबल एसेट की डेफिनेशन जब चेंज हुई तो उसने कहा नहीं जी अगर ये आइडेंटिफाइबल है तो आप कर लें इंटैंजिबल रिकॉर्ड, बट एडवर्टीजमेंट कभी भी आइडेंटिफाइबल नहीं हो सकती। क्यों? आज कंपनी बंद हो जाए, कोक की अगर ऐड है एक, तो कोक अगर अपने ऑपरेशंस बंद कर देती है तो ये जितनी होर्डिंग शोर्डिंग लगी है यूजलेस है ना, ये तो अलग से सेल नहीं हो सकते। कोक का नाम सेल हो सकता है, लेकिन ये जो होर्डिंग या एडवर्टीजमेंट आप उसकी वजह से तो कंपनी बंद हो गई, कोक की बोतल ही नहीं आनी है तो पीना की किसी ने, इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो नहीं उससे कहीं आने हैं अगर कंपनी बंद हो गई तो इस खर्चे से, तो आइडेंटिफाइबल नहीं होती एडवर्टीजमेंट। इसी वजह से फिर उसको एक्सपेंस आउट किया जाना शुरू हो गया, ठीक है। नॉन मॉनेटरी एसेट, दो तरह एसेट्स को क्लासिफाई करने की डिफरेंट जो है वो तरीके से, एक हमने तरीका कल पढ़ा था करंट और नॉन करंट, सही है। एक और क्लासिफिकेशन इसकी होती है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एसेट्स को। मॉनेटरी आइटम, हर वो आइटम मॉनेटरी है जिसकी रियलाइजेशन कैश में हुई है। डेटर जो है मॉनेटरी एसेट है, क्यों? क्योंकि उससे हमारा क्या आना है, कैश आना है। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो हमारा नॉन मॉनेटरी एसेट है, क्यों? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी ने मुझे कैश नहीं देना, उसने क्या देना, प्रोडक्शन देनी है। प्रोडक्शन में बिकना है, इन्वेंट्री में बिकना है, उसने डेटर बनना है और फिर डेटर से पैसे आने हैं। प्लांट एंड मशीनरी से पैसे नहीं आने अनलेस नोट छापन दी मशीन ना आए, सही है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी मेरा नॉन मॉनेटरी एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे होते हैं, नॉन मॉनेटरी एसेट है, क्यों? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस से मुझे कैश नहीं आना, कैश तो मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है, उससे मैंने सर्विसेज लेनी है, समझ? मैंने एडवांस टू सप्लायर दिया है कि सप्लायर्स हैं, मैंने उनको एडवांस दे दिया है, उन्होंने मुझे चीजें दे दी है, तो नॉन मॉनेटरी एसेट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कैश प्रोवाइड नहीं करना। बैंक बैलेंसेस मॉनेटरी आइटम है, कैश इन हैंड तो है ही मॉनेटरी, डेटर मॉनेटरी आइटम है, लोन रिसीवेबल मॉनेटरी आइटम है, डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स मॉनेटरी आइटम है, सही है। इन्वेंट्री
मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? तो ऐसा तो नहीं है। इन्वेंट्री Current एसेट होता asset है। है। Money. क्या हो गया? हैं? क्यों? मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? Monetary है। Monetary। ना भी यूज करें तो बेच सकते हैं भाई। जी मिस्टर। फिर ऐसे इस लिहाज से तो monetary होना चाहिए। क्यों? क्यों बेच के कैश ही आना चाहिए। क्यों भाई? बेच के कैश ही आना इस वजह से। मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर प्रोडक्शन बंद भी हो जाती है तो भाई somehow बेच ही देंगे। हाँ सही है। हाँ वो तो फिर उसके आइडेंटिफाइबल की तो बात ही नहीं कर रहे। मॉनेटरी तुम्हें क्या लगता है? नॉन नॉन मॉनेटरी, उसको नॉन मॉनेटरी लगता है। अब कोई reason? नहीं रीजन मैं अभी बताता हूँ। बात बोला था इन्वेंटरी से डेटर आएगा डेटर इन्वेंट्री से डेटर, इन्वेंट्री से कैश नहीं आना। वो debt- स्टॉक में तो ये मुझे कैश देना, कैश मुझे किसने देना है? डेटर ने देना। इन्वेंट्री ने पहले किस में कन्वर्ट होना है? डेटर में, और डेटर से कैश आना है, इन्वेंट्री से कैश नहीं आना। अब सवाल ये आता है, अक्सर बच्चे करते हैं सर जी कैश सेल कर दो, डेटर बनते ही नहीं है कैश सेल। तो मैं उससे ये पूछता हूँ अच्छा ये क्या एंट्री होगी? वो मेरे कहते हैं कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, यही है, आपने तो यही पढ़ा होगा। तो मैं कहता हूँ ये कोई एंट्री नहीं होती। सही है, सेल्स की ये एंट्री थी, सेल्स की एक एंट्री होती है डेटर टू सेल्स, चाहे आप कैश में सेल कर रहे हैं चाहे आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। सेल्स की एंट्री या रेवेन्यू की एंट्री होती है डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। कैश सेल कोई, कैश टू सेल कोई एंट्री नहीं होती। अगर आप पढ़ के आए हैं, पढ़ने की जरूरी होता है क्योंकि एंट्री में बताना पड़ता है, बट ये एंट्री आपको प्रैक्टिकली कहीं नजर नहीं आएगी कि कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अगर ये कोई एंट्री कर रहा है तो वो गंदी अकाउंटिंग कर रहा है। सेम गोज फॉर एक्सपेंसेस, अगर आप एक्सपेंसेस पे कर भी रहे हैं, अब ये एंट्री करते हैं एक्सपेंस टू पेबल एंट्री होती है। हाँ आपने उसी वक्त पे कर दिया तो पेबल टू कैश उसी वक्त एंट्री कर लें। सेम गोज फॉर सेल्स, कि आपने एंट्री किया डेटर टू सेल्स और वो कैश सेल थी तो उसी वक्त कैश टू डेटर्स कर लें। पर इन्वेंट्री ने पहले डेटर में कन्वर्ट होना है, चाहे वो 10 सेकंड के लिए क्यों। कैश सेल भी अगर की है तो चाहे वो 10 सेकंड के लिए आपका डेटर बना, वो आपका डेटर जरूर बना। सही है, इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी एसेट इस वजह से। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री ने डेटर में कन्वर्ट होना है। जब तक उसने आपको पैसे नहीं दिए तब तक वो आपका डेटर है। वो 10 सेकंड है, वो 10 मिनट है, वो 5 मिनट है या 5 सेकंड है, डेटर वो आपका बना एक दफा। ठीक है, तो ये हर वो चीज जिसने करेंसी के फॉर्म में रियलाइज होना है वो मॉनेटरी है, और एंड एनीथिंग व्हिच इज नॉन मॉनेटरी इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी। ये आगे जाके अगेन हम कॉन्सेप्ट आना IAS 21 में। ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ये IAS 21 में डिफाइंड है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में, वहाँ पे डिफाइंड है ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स और मॉनेटरी। लायबिलिटीज में भी ऐसे ही है, लायबिलिटीज भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी होती हैं कि जिनमें हमने कैश देना है वो मॉनेटरी लायबिलिटीज हैं, और जिनमें कैश नहीं देना वो नॉन मॉनेटरी है। जैसे क्रेडिटर्स हैं मॉनेटरी आइटम्स है, लोन्स हैं मॉनेटरी आइटम्स है, बोरिंग्स हैं मॉनेटरी आइटम्स है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर है नॉन मॉनेटरी आइटम है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को मैंने पैसे वापस नहीं करने बल्कि गुड्स या सर्विसेज देनी है। सही है, तो दूसरी चीज है नॉन मॉनेटरी एसेट, और तीसरी चीज है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस वही जो लिटरेरी मीनिंग है, इसका डिक्शनरी मीनिंग है कि हर वो चीज जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो, जिसको देखा ना जा सके, जिसको छुआ ना जा सके। ठीक है, ये होते हैं नॉन मॉनेटरी एसेट। तो इंटेंजिबल 3 चीजें होगी, आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनेटरी एसेट, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। यानी टेंजिबल नहीं होगा, ये टेंजिबल होगा तो फिर वो IAS 38 में नहीं आएगा, फिर कहाँ चला आएगा? IAS 16 में चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल यही सारा।